हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। मुझे आशा है कि आप सभी के हालचाल भी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपकी इसी पढ़ाई में अब और चार चांद लगाने के लिए आपके एनआर सर जुड़ चुके हैं फिर से आपके साथ। आज की क्लास बेसिकली अपनी करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी, वो भी राजस्थान के करंट अफेयर्स को टारगेट करके। अच्छा, किन किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अभी आपका 11 अप्रैल को जेल प्रेरी का एग्जाम होने वाला है। जेल प्रेरी है, वीडियो है, पटवार है। हालांकि पटवार के अंदर राजस्थान का करंट अफेयर्स पिछले एग्जाम में इतना ज्यादा पूछा नहीं गया था और सिलेबस के अंदर भी राष्ट्रीय समसामयिकी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी राजस्थान की ज्योग्राफी है, कल्चर है, पॉलिटी है, इन सेक्शन से जुड़ा हुआ करंट का मैटर आपसे राजस्थान के अंदर पूछा जा सकता है। जैसे कल ही मैंने आपको एक हाई कोर्ट के अंदर 4 नए जज जो सेलेक्ट हुए हैं, नियुक्ति हुई है उनकी, उन 4 जजों के बारे में जानकारी बताई थी। अब वो राजस्थान की पॉलिटी से सेक्शन अटैच करके पटवार में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट है पटवार के लिए भी, क्योंकि पटवार एग्जाम भी आपके राजस्थान का एग्जाम है। तो आप राजस्थान के करंट अफेयर्स को इग्नोर करके नहीं चल सकते। नो डाउट थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन करंट अफेयर्स पटवार के अंदर भी राजस्थान का पूछा जरूर जाएगा। और इस क्लास के अंदर अपन ज्यादा अपना मेजर फोकस किस पे रहेगा साथियों, अपन 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के इस क्लास के अंदर। और ये सारे के सारे प्रश्न अपने नए ट्रेंड पर आधारित रहेंगे। अभी जिस प्रकार से अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी आपसे करंट अफेयर्स के सवाल पूछ रही है, उसी पैटर्न पर आपके मैंने एमसीक्यूज इसमें जो है डिजाइन करे हैं। और जो साथी आप में से क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए ये क्लास एक तरीके से रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि ये एक ही क्लास आपकी पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी का 1 बाय 1 रिवीजन करवाने वाली है। ठीक है। अच्छा, और कुछ साथी मेरे ऐसे भी हैं, मैं कमेंट बॉक्स क्योंकि देखता रहता हूं तो आपके काफ़ी कमेंट्स आ रखे हैं, तो आप निश्चिंत रहो। आपदा प्रबंधन की आपके जेल प्रेरी की क्लास और पटवार के लिए साइंस की क्लास, ये दोनों ही क्लासेस आपको नेक्स्ट वीक के अंदर मिल जाएगी। यानी कि अप्रैल का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें आपदा प्रबंधन की क्लास में मिल जाएगी, जिसमें अपन एमसीक्यूज के माध्यम से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपदा प्रबंधन का क्लियर करेंगे। एंड देन उसके बाद में साइंस की जो पटवार की क्लासेस अपनी चल रही है, नो डाउट आधा सिलेबस उसके अंदर कवर हो गया है, बाकी आधा जो सिलेबस बचा है 4-5 क्लासेस उसके अंदर और आएगी। वो क्लासेस भी आपको वीक में 2-2 क्लासेस के माध्यम से साइंस भी पूरी कवर आपकी हो जाएगी। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसके अंदर टॉप 50 एमसीक्यूज अपन डिस्कस करेंगे। बजट के प्रश्न भी देखेंगे इसके अंदर, योजनाओं के प्रश्न भी देखेंगे, और राजस्थान के अंदर और कौन कौन से इवेंट हुए हैं जो इन तीनों एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे अपन डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी की अपन शुरुआत करते हैं। आ जाओ, पहला प्रश्न आपके सामने। 24 फरवरी 2025 को आयोजित राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह में कितने पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो आपको यह याद होना चाहिए कि हाल ही में साथियों आपके जयपुर के अंदर राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया था। अब ये जो राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह है, इसका आयोजन हुआ कहां पे था। एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है, क्या याद रखना है कि राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह, इसको स्पेशली हाईलाइट करके रख लो, राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह, इसका आयोजन कहां पे हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आयोजन होता है आपके जयपुर के अंदर। और जयपुर में भी कहां पर होता है, जयपुर के अंदर साथियों एक अकेडमी है आरपीए नाम से, राजस्थान पुलिस अकादमी, जहां पे आपके सब इंस्पेक्टर्स की और कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग होती है, वो वाली पुलिस अकादमी। इस पुलिस अकादमी के अंदर 24 फरवरी 2025 को आयोजन किया जाता है पुलिस अलंकरण समारोह का। यहाँ पर जो आपके उत्कल रंजन साहब जी हैं, उत्कल रंजन साहू जी, उनके द्वारा साथियों सम्मानित किया गया था पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को। और उनमें से कुछ को तो साथियों केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया, कुछ को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया, कुछ को उत्कर्ष सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो अलग अलग पदकों से सम्मानित किया गया। उसमें एक पहला पदक आता है आपके केंद्रीय गृह मंत्री पदक। तो केंद्रीय गृह मंत्री पदक से कितने अधिकारियों को सम्मानित किया गया, इस प्रश्न में आपसे यह पूछा है। इसका आपके राइट आंसर होगा साथियों 8। अब देखो ये वाला जो प्रश्न है, इस प्रश्न के माध्यम से इससे जुड़ी हुई जितने भी चीजें हैं उन सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन भी आपको यहां पे मिल जाएगा। राजस्थान पुलिस सम्मान अलंकरण समारोह है, पहली बात 24 फरवरी 2025 को राजस्थान पुलिस अकादमी के अंदर, जो आपकी आरपीए है जयपुर के अंदर, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। और इसके अंदर साथियों जो पुलिस महानिदेशक है आपके उत्कल रंजन साहू जी, इन उत्कल रंजन साहू जी के द्वारा पुलिस कर्मियों को 8 तो केंद्रीय गृह मंत्री पदक दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री पदक कितने हैं, 8 है, ये बात ध्यान रखनी है। और उत्कृष्ट सेवा पदक कितने दिए गए, ये 11 प्रदान किए गए। और उत्कर्ष सेवा पदक कितने दिए गए, तो ये 6 पदक दिए गए। आपको इन तीनों पदकों की संख्या याद रखनी है। एग्जामिनर आपसे मिलान करने वाले प्रश्न में भी दे सकता है, पदकों की संख्या आपसे पूछ सकता है।
एक बात जो और ध्यान रखनी है कि केंद्रीय गृह मंत्री पदक है, इससे सम्मानित कौन कौन से पुलिस अधिकारी है, उनमें एक साथियों आपको गौरव यादव का नाम जरूर याद रखना है, जो कि उप महानिरीक्षक पुलिस है। ठीक है, बाकी और भी नाम है लेकिन सारे नाम याद रखो ऐसा जरूरी नहीं है, बाकी इनका गौरव यादव जी का नाम जरूर आप याद रख लेना। टोटल 8 साथियों केंद्रीय गृह मंत्री पदक से 8 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चर्चा में रहा नक्शा प्रोजेक्ट में निम्नलिखित में से कहां पर शुरू नहीं किया गया है। जो नक्शा प्रोजेक्ट है साथियों, ये कहां पर शुरू नहीं हुआ है, आपसे ये पूछना चाह रहा है। ये मैं यहां पे एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा देते हैं। चर्चा में रहा नक्शा प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से कहां पर शुरू नहीं किया गया है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सर नक्शा प्रोजेक्ट क्या होता है। तो साथियों, भारत सरकार का यह प्रोजेक्ट है नक्शा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के द्वारा क्या होने वाला है कि आपकी जो नगर पालिकाएं हैं ना, उन नगर पालिकाओं को, उन नगर निगमों का जो है ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा, और सर्वेक्षण करके वहां की जो भूमि है उसका मैपिंग करके जो आपके एक तरीके से भूमि का अधिकार है, वो भूमि का अधिकार देने के लिए, लोगों को देने के लिए उसका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। तो ड्रोन के द्वारा इसका सर्वेक्षण होगा, और सर्वेक्षण होकर के लोगों के नामों पर वो भूमि अलॉट होगी कि हाँ इतना एरिया इस इंसान का है, इतना एरिया इस इंसान का है। एक तरीके से आपकी जो लैंड है, लैंड की ओनरशिप, डिजिटलीकरण होगा ओनरशिप का। उसके लिए जो ये है नक्शा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये पूछ रहा है कि ये नक्शा प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से कहां पर शुरू नहीं हुआ है। तो ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, पहली बात तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और ये नक्शा प्रोजेक्ट राजस्थान के 10 नगर निकायों के अंदर शुरू किया गया है। कितने? 10 नगर निकायों के अंदर ये शुरू किया गया है। और वो 10 नगर निकाय कौन कौन से हैं, उन 10 का नाम आपको याद होना चाहिए। अब ये पूछ रहा है कि कहां पर शुरू नहीं हुआ है। अगर आपको इन 10 नगर निकायों का नाम याद है तो आप ये भी आसानी से फिगर आउट कर पाओगे कि कहां पर शुरू नहीं हुआ है। देखो, ब्यावर के अंदर शुरू हुआ है, जैसलमेर के अंदर भी है, और सवाई माधोपुर के अंदर भी है, लेकिन अजमेर में नहीं है। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी अजमेर में तो नहीं है, लेकिन अजमेर के 2 नगर निकाय है साथियों, एक तो किशनगढ़ और एक पुष्कर। इन दोनों का भी इन 10 नगर निकायों के अंदर नाम शामिल है। एक किशनगढ़ है और एक आपका पुष्कर है। जैसे इसको आप राजस्थान का अगर मैप बनाओ, राजस्थान के मैप के अंदर आप इसको डायरेक्शन के माध्यम से भी याद रख सकते हो। देखो, जो टोटल 10 नगर निकाय है ना, वो कहाँ कहाँ पर है। एक तो सीधा पश्चिमी इलाका में आ जाओ, जहां पर कौन सा है, जैसलमेर है, जैसलमेर को चुना गया, और एक सबसे पूर्वी इलाके के अंदर चुना गया है सवाई माधोपुर को। 2 तो ये हो गए। सबसे दक्षिणी के अंदर चुना गया साथियों आपके नाथ द्वारा को, और नाथ द्वारा कहां पर है, नाथ द्वारा आपका राजसमंद के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में नाथ द्वारा लिख रहा हूं। और सबसे उत्तर के अंदर चुना गया है आपके नवलगढ़ को। किसको? नवलगढ़ को। और ये नवलगढ़ कहां पर है, ये नवलगढ़ आपका झुंझुनू के अंदर है। 4 तो ये हो गए। इसके अलावा जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आओगे साथियों, यहां पर एक तो चुना गया है किसको, आपके बहरोड को। किसको चुना गया है इसके अंदर, 10 नगर निकायों के अंदर बहरोड को चुना गया है। बहरोड से थोड़ा सा नीचे आओगे, जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर एक जगह है साथियों बगरू। ठीक है, जयपुर के अंदर कौन सी जगह को चुना गया, इसमें बगरू को चुना गया है। और जो नया जिला बना है, देखो, एक तो आपके खेरतल तिजरा बना है, और एक आपके कोटपुतली बेरोड जिला बना है। कोटपुतली बेरोड में से बेरोड को ले लिया, और खेरतल तिजरा में से एक को और लिया यहाँ पर भिवाड़ी को। ये भिवाड़ी जो नगर निकाय है, ये भी इसके अंदर शामिल है। तो ये उत्तर के अंदर ये वाले हो गए। बगरू आ गया आपके जयपुर के अंदर। अजमेर से चुना गया, मैंने आपको बता ही दिया। एक किशनगढ़ है आपका, और दूसरा कौन सा है, किशनगढ़ के अलावा दूसरा आपका पुष्कर है। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे आओगे आप, तो यहां पर ये नाथ द्वारा भी हो गया, और सवाई माधोपुर हो गया। इस प्रकार से टोटल 10 नगर निकायों को इसके अंदर आपके चुना गया है। इन 10 नगर निकायों का नाम भी आपको याद रखना है। थोड़ा सा और नक्शा प्रोजेक्ट के बारे में जान लो। ये जो नक्शा प्रोजेक्ट है साथियों, नगरीय निकायों की संपूर्ण भूमि क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा डिजिटल मैपिंग करवाकर भूमि अधिकार अभिलेख, जो आपका भूमि अधिकार अभिलेख है, इसका डिजिटलीकरण करना इसका उद्देश्य है। और डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, ये जो साथियों डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, ये जो कार्यक्रम है भारत सरकार का, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपके नक्शा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अब यहां पर आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है, नक्शा प्रोजेक्ट भारत सरकार के कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, एक तरीके से आपकी जो लैंड है उसको मॉडर्नाइजेशन करके डिजिटल तरीके से आपके नाम पर उसको अधिकार पत्र दे दिया जाएगा। भूमि अधिकार अभिलेख जो है उसका डिजिटलीकरण किया जाएगा। कब इसका शुभारंभ होता है? 18 फरवरी 2025 को इसका शुभारंभ होता है। ये वाली डेट भी आपको याद रखनी है। और जिन राजस्थान के 10 नगर निकायों को चुना गया है, इनका नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। भिवाड़ी है आपका, किशनगढ़ है, और ब्यावर है, ब्यावर खुद जिला है, किशनगढ़ और आपके ये पुष्कर, ये अजमेर जिले के अंदर आ जाते हैं। पश्चिम में जैसलमेर है, पूर्व में आपका सवाई माधोपुर है, बगरू आपके जयपुर का है, बेरोड आपके जो कोटपुतली बेरोड जिला वहां से आ गया, नवलगढ़ झुंझुनू का हो गया, और नाथ द्वारा राजसमंद का हो गया। ये 10 के 10 टोटल आप मैप के माध्यम से इस प्रकार से लिख लोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, दिमाग में भी छप जाएगा कि हाँ यार यहाँ की चीज है। अब जैसे इसने क्या किया, इसने देखो अजमेर का नाम दिया। अगर आप मैप के माध्यम से इसको याद करोगे तो आप बोलोगे यार अजमेर में से 2 नगर निकाय किशनगढ़ और पुष्कर ये चुने हुए, इसका मतलब अजमेर को खुद
को तो इसने चुन ही नहीं रखा है। थोड़ा सा दिमाग को यहाँ पे एक्टिव रखना होगा और अपना राइट आंसर भी इसका अपन चुन सकते हैं। और ऐसा ही सवाल पूछेगा अगर एग्जामिनर यहाँ से पूछेगा तो, या तो फिर पूछ सकता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, उस सत्य कथन के अंदर 4 या 5 नगर निकायों का नाम दे देगा। तो आपको ये 10 के 10 नगर निकायों के नाम याद होने चाहिए और कौन सा नगर निकाय कौन से जिले के अंदर है ये भी पता होना चाहिए। चलो, तो ये वाला कंप्लीट हुआ अपना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कह रहा है 2024-25 का कौन सा मध्य पश्चिमी एवं उत्तरी क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है, संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन। ये संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन, एक तो इसका आयोजन कहां पर होता है और ये कौन सा था, है ना, ये 2024-25 का कौन सा संस्करण था। तो एक तो 2024-25 का पहला संस्करण आपके मैसूर कर्नाटक के अंदर ऑलरेडी हो चुका है जनवरी के अंदर, वो पहला था। और ये कौन सा वाला था, तो ये दूसरा था, ये सेकंड नंबर का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन था। अच्छा, राजभाषा सम्मेलन देखो, मध्य पश्चिमी एवं उत्तरी क्षेत्रों के लिए संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन था। और इस दूसरे राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका आयोजन आपके जयपुर के अंदर हुआ था। आ जाओ थोड़ा सा और जान लो इसके बारे में, जयपुर में कहां पर हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मध्य पश्चिमी एवं उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन होता है। केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है, इस गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग आता है साथियों, राजभाषा विभाग। इस राजभाषा विभाग के द्वारा 17 फरवरी 2025 को जयपुर के सीतापुरा के अंदर एक संस्था है साथियों जिसका नाम है JECC। क्या नाम है, JECC, जिसको बोलते हैं जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। ये JECC कहां पर है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सीतापुरा के अंदर है, और सीतापुरा आपका कहां पर है, तो ये सीतापुरा जयपुर के अंदर है। तो JECC जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, यहां पर आयोजन किया जाता है संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का। और ये कौन सा सम्मेलन था, दूसरा सम्मेलन था। पहला कहां पे हो चुका है, मैसूर कर्नाटक के अंदर हो चुका है। ठीक है, ये दे रहा है देखो, जनवरी 2025 को मैसूर कर्नाटक में पहला हो चुका है। और इस राजभाषा सम्मेलन के अंदर साथियों अपने राजस्थान का एक केंद्र है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र। कौन सा केंद्र, राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र। और ये कहां पर है, ये बीकानेर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है, वो भी बीकानेर के अंदर ही है ना। उसने आपको पता है कुछ दिन पहले विट्रीफाइड भ्रूण तकनीक प्रणाली से राज शीतल का जन्म करवाया था, है ना। कृत्रिम गर्भाधान की जो प्रणाली है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, उसके द्वारा उन्होंने राज शीतल का घोड़े के बच्चे का जन्म करवाया था। वो किसने करवाया था, वो भी राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने करवाया था। अपन बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, है ना, वो घोड़े वाला है। और यह है राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र, यानी कि ऊंटों के लिए जो अनुसंधान केंद्र है वो भी बीकानेर के अंदर है। और इसको द्वितीय राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये सम्मेलन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन होता है JECC सीतापुरा के अंदर। तो एक तो ये जगह इंपॉर्टेंट हो गई। कब आयोजन हुआ, तो फरवरी 2025 के अंदर आयोजन हुआ। और यहाँ पर जो पुरस्कार दिया गया द्वितीय राजभाषा पुरस्कार, वो किसको मिलता है, राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र को मिलता है, जो कि कहाँ पर है, जो कि राजस्थान के बीकानेर के अंदर है। तो ये तीनों ही बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न अगला आपके सामने है कि स्पेशल गाइड स्काउट गाइड जुबली जम्बूरी के संबंध में सत्य कथन का चयन करो। अब ये 4 कथन आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें से क्या बोल रहा है, सत्य कथन का चयन करो। अच्छा, ये सत्य कथन नहीं, ये असत्य कथन पूछना चाह रहा है, क्योंकि इसमें से 4 कथन अगर दिए हुए हैं तो 4 कथन में से 3 तो सत्य होंगे ही होंगे ना। ये असत्य कथन पूछना चाह रहा है, ठीक है, सवाल को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ये है साथियों स्पेशल डायमंड स्काउट गाइड जुबली जम्बूरी। अब ये जो स्काउट होती है आपके स्कूल के लेवल पर और आगे कॉलेज के लेवल पर जो स्काउट के लिए लेके जाते हैं बच्चों को बाहर, ये स्काउट गाइड की कौन सी साथियों, जुबली जम्बूरी है ना। इसके 75 साल पूरे हो चुके हैं भारतीय स्काउट के, इस वजह से इसकी स्पेशल डायमंड स्काउट गाइड जुबली जम्बूरी है। इसके संबंध में आपको बताना, हाल ही में इसका आयोजन हुआ था इसके 75 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में। तो 4 स्टेटमेंट आपके सामने है। 4 स्टेटमेंट में पहला है कि इसका आयोजन तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर हुआ था। इसको सही कर लेना, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है साहब। ये जो राष्ट्रीय लेवल की स्काउट गाइड जुबली हुई थी, इसका आयोजन तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर हुआ था। दूसरी बात कहना चाह रहा है कि इस गाइड जुबली जम्बूरी के अंदर राजस्थान से 1012 स्काउट्स गाइड्स और यूनिट लीडर्स ने भाग लिया। तो टोटल राजस्थान से कितने स्काउट गाइड्स और यूनिट लीडर्स ने भाग लिया है, ये नंबर भी आपको याद रखना है। राजस्थान से टोटल 1012 लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है राजस्थान दल ने 22 में से 21 प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल किया। अब यहां पर थोड़ी सी इन्होंने गड़बड़ कर दी। राजस्थान जो दल था साथियों, जिसमें 1012 मेंबर्स थे, इन्होंने टोटल 22 प्रतियोगिताएं हुई थी इस स्काउट गाइड जुबली जम्बूरी के अंदर। इन 22 में से 21 प्रतियोगिताओं के अंदर पहला स्थान हासिल किया। और इन 21 प्रतियोगिताओं में पहला स्थान हासिल करते हुए
ऑल ओवर पूरे देश के अंदर, क्योंकि ये राष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगिता है तो पूरे देश में भी राजस्थान का पहला स्थान आया है। तो यहाँ पर 20 नहीं होगा, 20 की जगह पर क्या होगा, 20 की जगह पर 21 होगा। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला कहना चाह रहा है कि राजस्थान ने चीफ नेशनल कमिश्नर शील्ड स्काउट विभाग अपने नाम किया। अब देखो, ये जो स्काउट गाइड जुबली जम्बूरी हुई थी, इसके अंदर 3 अवार्ड जो है साथियों वो राजस्थान ने जीते हैं, जिनमें से एक अवार्ड राजस्थान का कौन सा है, चीफ नेशनल कमिश्नर शील्ड स्काउट विभाग। ये वाला जो विभाग है साथियों, ये भी राजस्थान ने अपने नाम कर लिया है, तो ये वाली बात भी सही हो गई। अब सवाल में इसने पूछा था कि असत्य कथन बताओ, असत्य कथन आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसके साथ ही आपको 2 चीजें और भी ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो स्पेशल डायमंड स्काउट गाइड जुबली जम्बूरी है, ये राष्ट्रीय लेवल की थी। तो राष्ट्रीय लेवल की जो जुबली जम्बूरी थी, उसका आयोजन तो कहां पर होता है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर होता है, फरवरी 2025 के अंदर। एक बात और यहां पर आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या है, इधर आ जाओ। एक तो ये राष्ट्रीय लेवल की हो गई, इसके अलावा साथियों एक हुई थी आपके राज्य स्तरीय स्काउट गाइड जुबली जम्बूरी। जो राज्य स्तरीय हुई थी, उस राज्य स्तरीय का आयोजन कहां पर हुआ था, ये भी आप लिख करके रख लो। राज्य स्तरीय जो आपके स्काउट गाइड जुबली जम्बूरी हुई थी, उसका आयोजन कहां पर हुआ था, उसका आयोजन हुआ था आपके जयपुर के अंदर। और राज्य स्तरीय के बाद में एक जिला स्तरीय और हुई थी साथियों, जिला स्तरीय, जिसको मिनी जम्बूरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिनी जम्बूरी बोला जाता है। और इसका आयोजन कहां पर हुआ था, इसका आयोजन आपके नागौर के स्टेडियम के अंदर हुआ था। तो ये दोनों जिलों के नाम भी आपको याद रखना है। जो राष्ट्रीय स्तर की है उसका आयोजन तमिलनाडु के अंदर होता है, तिरुचिरापल्ली के अंदर। राज्य स्तर की है उसका जयपुर के अंदर होता है। और आपकी जो इसके अलावा और जिला स्तर की है उसका नागौर के अंदर आयोजन किया जाता है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये आपकी जो राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जुबली जम्बूरी है, इसके बारे में कुछ और स्टेटमेंट दिए हुए हैं। वैसे ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार पढ़ लो कि ये जो भारत स्काउट गाइड संगठन है, इस भारत स्काउट गाइड संगठन के 75 वर्ष 75 ईयर्स कंप्लीट होने के अवसर पर साथियों स्पेशल डायमंड जुबली जम्बूरी का आयोजन किया गया था। और आयोजन कहां होता है, तो ये 3 फरवरी 2025 तक, 28 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर इसका आयोजन होता है। और पूरे देश से लगभग 15,000 से अधिक प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें राजस्थान से 1012 स्काउट गाइड्स और यूनिट लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और राजस्थान ने इसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 जो है साथियों प्रतियोगिताएं राजस्थान ने 22 में से जीतते हुए पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया था। और राजस्थान दल में 22 में से 21 प्रतियोगिताओं में पहला स्थान प्राप्त किया। और कौन कौन से पुरस्कार, एक तो चीफ नेशनल कमिश्नर शील्ड स्काउट विभाग, ये भी राजस्थान के नाम है। चीफ नेशनल कमिश्नर शील्ड गाइड विभाग, ये भी राजस्थान के नाम है। और चीफ नेशनल फ्लैग भी राजस्थान के नाम है। तो ये तीनों ही जो महत्वपूर्ण पुरस्कार थे इसके, वो राजस्थान के नाम है। और एक बात और फैक्ट जो एक्स्ट्रा है कि नागौर के स्काउट गाइड्स जो है उन्होंने साथियों पाइनियरिंग प्रोजेक्ट के तहत, इस पाइनियरिंग प्रोजेक्ट के तहत वॉचिंग टावर और फर्स्ट एड प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था। ये वाला स्टेटमेंट और आपको ध्यान रखना है एक्स्ट्रा। चलो अगला प्रश्न देखो, फरवरी 2025 को प्रारंभ किए गए मिशन उत्कर्ष जैसलमेर का संबंध किससे है। यहाँ पर साथियों बात कर रहा है मिशन उत्कर्ष जैसलमेर की। इस मिशन के बारे में आपको महत्वपूर्ण जो जो बातें हैं सारी की सारी ध्यान रखनी है। राजस्थान से संबंधित है मिशन उत्कर्ष जैसलमेर। हालांकि नाम इसका मिशन उत्कर्ष जैसलमेर है, लेकिन काम इसका थोड़ा सा अलग है। आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर जितने भी मवेशी हैं, उन मवेशियों के अंदर साथियों प्रजनन करवाने के लिए आजकल डॉक्टर्स अपने साथ में एक थैला लेकर के चलते हैं, है ना। उस थैले के अंदर उनके पास में सीमन होता है, जिस सीमन को वो स्टोर करके रखते हैं। और उसके माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान की प्रणाली को प्रयोग करते हुए उस पशुओं के अंदर वो जनन की क्रिया कंप्लीट होती है और उसके माध्यम से गाय, भैंस या बकरी जो ये है नए बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये जो मिशन उत्कर्ष जैसलमेर है ना, ये किससे संबंधित है, आपको ये पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कृत्रिम गर्भाधान, महिला सशक्तिकरण, प्रौढ़ साक्षरता या बालिका शिक्षा। अब इसी प्रकार से पूछेगा। जिस साथी ने पढ़ नहीं रखा है ना मिशन उत्कर्ष जैसलमेर के बारे में, वो क्या करेगा, वो तुक्का मारेगा। और उसके लिए 4 ऑप्शन फिर समान ही है, वो अनुमान भी नहीं लगा सकता। इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो मिशन उत्कर्ष जैसलमेर का संबंध किससे है, पता होना चाहिए साहब। ये कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से इसका संबंध है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो कृत्रिम गर्भाधान है, इस कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए, यानी कि इसका वाइड क्षेत्रफल करने के लिए राजस्थान के अंदर ये मिशन शुरू किया गया है, मिशन उत्कर्ष जैसलमेर। अच्छा, इसके लिए बजट भी प्रस्तावित किया गया साथियों, लगभग 484.85 लाख का। कितना, 484.85 लाख। इसका मतलब 484 लाख और 85 हजार, ठीक है। 484 लाख और 85 हजार का बजट इसके लिए किया गया है। यह कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित है। मिशन कब शुरू होता है, 12 फरवरी 2025 को शुरू होता है। अच्छा देखो, यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है।
जो साथी पटवार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन है कि आज आपके लिए लास्ट डेट है साथियों। किसकी लास्ट डेट है? आप कहोगे गुरुजी ये अंतिम दिन है किस चीज़ का? ये अंतिम दिन है क्वालिटी एजुकेशन जो पटवार का टेस्ट आयोजित करवाने जा रहा है ऑल राजस्थान लेवल, उस टेस्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करने का आज अंतिम दिन है। आज है क्योंकि 28 मार्च जब आप ये क्लास देख रहे हो, और आज शाम को रात को 12 बजे जो है साथियों क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ये पोर्टल। उसके बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकोगे, तो इसमें जाकर के अप्लाई कर लेना। होगा क्या, इसमें पूरे राजस्थान से लगभग हजारों विद्यार्थी इसके अंदर ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। इससे आप ये जान पाओगे कि राजस्थान के जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, उन टॉपर स्टूडेंट्स के बीच में आप कहां पर वेरी कर रहे हो, आपकी तैयारी कितनी है, आपको अपनी तैयारी को और कितना रिफर्निश करना है। और इस टेस्ट का साथियों राजस्थान में मतलब प्रत्येक जिले के अंदर जहां जहां पर स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा होगी, आपके नजदीकी जिले के अंदर इस टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा। और टेस्ट का आयोजन कब होगा? तो 20 अप्रैल 2025 को यह टेस्ट आपका कंडक्ट होने वाला है। मात्र 100 रुपए इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। ये 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करके आप अपना नाम, नंबर, फोटो, साइन वगैरह सब कुछ डाल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना। बाकायदा आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और आपका जैसा एग्जाम होता है वैसे परीक्षा से पहले एक ये परीक्षा कंडक्ट की जाएगी। इससे 2-3 फायदे हैं। एक तो आप ये परख पाओगे कि पूरे राजस्थान में, क्योंकि देखो पटवारी की पोस्ट अभी लगभग 4000 होने वाली है और इसमें हजारों विद्यार्थी बैठ रहे हैं, तो आप ये जान पाओगे कि आप कहां पर वेरी कर रहे हो। दूसरी बात, आप ये जान पाओगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आपको अपनी तैयारी में और क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है। क्योंकि पटवार का एग्जाम होगा आपका 11 मई को। कब होगा? 11 मई को एग्जाम होगा, और ये वाला एग्जाम हम करवा रहे हैं 20 अप्रैल को। इसके बाद में भी लगभग आपके पास 21 दिन का समय है। इन 21 दिनों के अंदर आप अपनी रिवीजन की स्ट्रेटजीज को बदल करके जो जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं उनको वापस से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ये दोहरे फायदे होंगे आपको इस टेस्ट से, और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। एग्जाम का जैसा बिल्कुल आपको माहौल मिलेगा, तो परीक्षा का जो भय है, जो एक डर है, जो एग्जाम प्रेशर आपके माइंड पर हावी होता है, उससे भी आपको जो है निपटने में सहायता मिलेगी। तो इस टेस्ट के अंदर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। कमेंट बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर दोनों जगह आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां आपको जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लेना। दूसरी जो बात है साथियों, अपनी पटवार की आपको पता है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट सीरीज चल रही है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तीनों सेंटर पे चल रही है। जो भी विद्यार्थी एनरोल करना चाहता है, यहाँ पे ये नंबर दिए हुए हैं 8949294370। इस वाले नंबर पे कॉल करके ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन जान सकता है। फुल लेंथ के टेस्ट अभी 23 मार्च से ही शुरू हुए हैं। 23 मार्च को पहला टेस्ट हुआ था, नेक्स्ट टेस्ट आपका 31 मार्च को होने वाला है ना। हर संडे को अपने टेस्ट होते हैं और फुल लेंथ सिलेबस के टेस्ट हो रहे हैं। टोटल इसके अंदर 10 टेस्ट आपके होने हैं। तो आप ये जानकारी ले सकते हो, आपके आसपास है कहीं पर, अगर जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में से, इनमें तीनों में से कोई सा भी सेंटर, वहां जाके आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते, दूर दराज इलाकों के अंदर बैठे हैं, उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है। जिस टेस्ट सीरीज के अंदर टोटल 30 टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, 12 टॉपिक वाइज और 8+5 ये फुल लेंथ है, और 5 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको एक्स्ट्रा दे रखे हैं। यानी कि टोटल आपको इसके अंदर 30 टेस्ट अवेलेबल करवा रखे हैं, और इन 30 टेस्ट की प्राइस रखी है मात्र 299। अब देखो, ये एक पिज्जा के जितनी सी प्राइस है, इस 299 की प्राइस के अंदर आप 30 टेस्ट की प्रैक्टिस कर पाओगे। एक टेस्ट के अंदर लगभग आपके 150 प्रश्न है, 120 प्रश्न, 150 प्रश्न है, 15-45 लगभग साथियों देखो आपके कितने, लगभग 4500 प्रश्न जो है आपके तैयार हो जाएंगे। और इतने प्रश्न और इन प्रश्नों की व्याख्या अगर आपने एक बार देख ली, तो मेरा यह मानना है कि इतने प्रश्न आपकी आंखों से सामने से निकलने के बाद में पूरा सिलेबस आपकी आंखों के सामने से निकल चुका होगा। फिर ऐसी कोई चीज छूटेगी नहीं कि एग्जाम में आपका प्रश्न गलत हो जाए। हर एक सब्जेक्ट के बिल्कुल अपडेटेड प्रश्न, जैसा एग्जाम में प्रश्न आता है उसी लेवल का प्रश्न, इनफैक्ट उससे भी एक लेवल ऊपर का प्रश्न आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो इन प्रश्नों की भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है पटवार के एग्जाम में जाने से पहले। और ये प्राइस है जिसके अंदर आपको इसको परचेस करना है। कूपन कोड इस पे यूज कर लेना आप NR21। ये NR21 का कूपन कोड यूज करते ही आपको इसके अंदर 21% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी। और जो साथी पटवार के वीडियो कोर्स के अंदर एनरोल करेंगे उनके लिए ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वीडियो कोर्स है, उसकी प्राइस कितनी है? तो उसकी 1999 रुपए प्राइस है वीडियो कोर्स की। इस वीडियो कोर्स में दोहरा फायदा, आपको दोहरा फायदा कैसे? क्योंकि होता है ना, देखो पहली बात तो ये कि जिन साथियों ने ऑलरेडी सेल्फ स्टडी कर रखी है या कहीं से वीडियो कोर्स ले रखा है, उनको ये वीडियो कोर्स परचेस करने की आवश्यकता है नहीं। क्योंकि लगभग हर कोचिंग के अंदर साथियों हर टीचर ये कोशिश करता है कि वो अपनी तरफ से बेस्ट ही देवे। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी और का कंटेंट खराब है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप जिस भी कोचिंग के कंटेंट के ऊपर भरोसा करते हैं, एक बार उस कंटेंट को पकड़ करके उस कंटेंट को पूरा अच्छे तरीके से पढ़िए और बार बार उसी का रिवीजन करिए। रिवीजन आपको, अगर एक सोर्स आपने पकड़ लिया तो उसी सोर्स को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। अलग अलग 10 सोर्स पढ़ने के बजाय एक ही सोर्स को आप 10 बार पढ़ लो, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा।
कंटेंट हर कोचिंग का अच्छा ही होता है, ठीक है। तो अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है, किसी और कोचिंग से आपने ले रखा है वीडियो कोर्स, तो ये वीडियो कोर्स लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करो, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। और जो साथी तैयारी करने के अंदर नए हैं, जिन्होंने कहीं से वीडियो कोर्स नहीं लिया है और जो आगे वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए साथियों ये वीडियो कोर्स है, क्योंकि ये पटवार और वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर इन दोनों एग्जाम्स की आपकी तैयारी करवाएगा। आपको पता है वीडियो के एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है ना, राजस्थान का करंट अफेयर्स है, रीजनिंग उसके अंदर नहीं है, हिंदी पूरी की पूरी कंप्लीट उसके अंदर है। तो जो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सारी चीजें भी आपको इस कोर्स के अंदर अवेलेबल करवाई जाएगी। दैट मीन्स आपका जो जुलाई के अंदर एग्जाम होना है वीडियो का, उसके लिए भी ये बैच बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोहरा फायदा है, पटवार की भी तैयारी हो जाएगी और वीडियो की भी तैयारी हो जाएगी। और प्राइस है मात्र 1999 रुपए। और इस प्राइस पर भी आपको जब NR21 कूपन कोड आप यूज करोगे तो आपको 21% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा मौका है कोर्स के अंदर। अगर आप एनरोल करना चाहो, कहीं से कोर्स नहीं ले रखा है, पहली बार पढ़ रहे हो, बिल्कुल नो डाउट आप कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। तो ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, तीनों इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूं। इस टेस्ट के अंदर जरूर आपको जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लेना है, आज लास्ट डेट है। फिर कह रहा हूं अगर भूल गए तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है अगला प्रश्न? ये प्रश्न दोस्तों आपका संबंधित है मरु महोत्सव से। मरु महोत्सव 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कूट का आपको चयन करना है। पहली बात तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था। तो गुरुजी इसका आयोजन फरवरी के अंदर किया गया था, और वो भी कहां पर किया गया? जैसलमेर के अंदर किया गया। अच्छा, अब आपको मैं एक काम देता हूं छोटा सा, आकर के मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ, मरु महोत्सव आपके जो विक्रम संवत कैलेंडर होता है, जो आपका हिंदू कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने के अंदर आता है मरु महोत्सव? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब इसका आयोजन जो है साथियों 9 से 12 फरवरी 2025 को किया गया था। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, फरवरी के अंदर आयोजन होता है, 9 से 12 फरवरी, 4 दिनों तक, 9, 10, 11, 12 4 दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जहां पर अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित होती है। उन प्रतियोगिताओं में साथियों मिस्टर जो डेजर्ट है, इसका खिताब किसने जीता था? ये जीता था धीरज पुरोहित ने। तो ये वाली बात तो सही है। दूसरा कह रहा है मिस मूमल का खिताब ये जीता था भावना गेहलोत ने। तो यहां पर थोड़ी सी इन्होंने गड़बड़ कर दी, भावना गेहलोत ने नहीं जीता है साथियों। ये पुरस्कार जो मिस मूमल का है, ये कोमल सिद्ध ने जीता है। किसने जीता है? ये खिताब कोमल सिद्ध के नाम हुआ है। और कोमल सिद्ध आपकी कहां से बिलोंग करती है? वो बीकानेर से संबंधित है। इसने असत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन सी असत्य हो जाएगा। मिस्टर पोखरण का खिताब आपके गोपाल सिंह ने जीता है। और अगर मिस पोखरण की बात करें साथियों, तो वो आपकी अभिलाषा चौधरी ने जीता है। अब देखो, ये जो मरु महोत्सव है, इस मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर के अंदर 9 से 12 फरवरी को होता है। आयोजन करवाता कौन है? आयोजन इसका करवाता है राजस्थान का पर्यटन विभाग और जैसलमेर का जिला प्रशासन, ये दोनों मिलकर के। जिसमें साथियों मरुश्री का जो टैग है, जिसको मिस्टर डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ये धीरज पुरोहित ने जीता है, जो कि खुद जैसलमेर से ही है। मिस मूमल का खिताब आपकी कोमल सिद्ध ने जीता है, ये कोमल सिद्ध बीकानेर से है। और मिसेज जैसलमेर का खिताब आपकी भावना गेहलोत ने जीता है, जो कि कहां से है? ये आपकी जोधपुर से है। दो चीजें हैं साथियों यहां पर देखो, एक तो है मिस्टर पोखरण, एक है मिस पोखरण, ठीक है। मिस्टर पोखरण और मिस पोखरण का नाम आपको ध्यान रखना है। मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह है, मिस पोखरण अभिलाषा चौधरी है। जिस प्रकार से ये पोखरण वाला है, उसी प्रकार से आपके सामने मिसेज जैसलमेर है। ये मिसेज जैसलमेर का खिताब किसने जीता था? ये भावना गेहलोत ने जीता है। और मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल, ये दोनों भी साथियों आपको याद रखना है। मिस्टर डेजर्ट धीरज राजपुरोहित, और जो मिस मूमल है, ये आपकी कोमल सिद्ध ने जीता है, जो कि कहां से? बीकानेर से। ज्यादा अगर आपको नाम याद रखने में दिक्कत हो रही है, तो एक तो आपको कोमल सिद्ध का नाम याद रखना है, एक आपको अभिलाषा चौधरी का नाम याद रखना। इन दो का नाम तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है तो ज्यादातर वो महिलाओं से ओरिएंटेड सवाल बनाता है। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर भी पिछले कुछ दिनों के अंदर एक तो आपसे मोना अग्रवाल के बारे में सवाल पूछ लिया, अनुया प्रसाद के बारे में सवाल पूछ लिया, अवनी लकेरा के बारे में पूछ लिया। क्योंकि राजस्थान की जो शेरनियां हैं, जो स्पोर्ट्स के अंदर या अदर किसी एक्टिविटी के अंदर अपना परचम लहरा रही है, तो महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महिलाओं से संबंधित सवाल आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये वाले सवाल नाम तो आप याद रख ही रहना। मिस मूमल कोमल सिद्ध है, जो कि बीकानेर की है। मिसेज जैसलमेर का खिताब भावना गेहलोत ने जीता है, जो कि खुद जोधपुर की है। और मिस पोखरण का खिताब आपकी अभिलाषा चौधरी ने जीता है, जो कि सीकर की। बाकी चीजें तो आप ऑप्शन देख करके राइट कर ही लोगे। अगला सवाल आपके सामने है कि फरवरी 2025 में संपन्न हुई राज्य मंत्रिमंडल के संबंध में सत्य कथन नहीं है। सत्य कथन नहीं है। अब देखो, यहां पर भी इसने बहुत तगड़ा गेम खेला है। यहां पर तो बोल दिया सत्य कथन। जो मेरा साथी क्या करेगा, सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ेगा ना, मतलब जिन्होंने केवल ऊपरी ऊपरी तौर पर सवाल को पढ़ लिया, वो सवाल को डैम श्योर गलत ही करके आएगा।
सवाल ऐसे ही आ रहे हैं अभी आपके। अभी आपने देखा होगा आपके ईयूआरओ का भी एग्जाम हुआ था, आरएस प्री का भी एग्जाम हुआ था, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का भी एग्जाम हुआ था। इन एग्जाम्स के अंदर एक कॉमन पैटर्न सामने आ रहा है। एग्जामिनर आपसे एक तो ये पूछ रहा है कि निम्न में से असत्य कथन बताओ, एक ज्यादा और कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहा है कि सत्य नहीं है। यहां पर तो बोल दिया सत्य, इसको देख करके आप चुन लोगे सत्य कौन सा है, पहला स्टेटमेंट आपको सत्य मिल जाएगा। सत्य नहीं है ये बताना, इसका मतलब इनमें से असत्य कौन सा है ये बताना है। पहली बात, ये जो हाल ही में साथियों मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उस राज्य मंत्रिमंडल ने 3 नई नीतियां लाने का अनुमोदन किया है। ये बात सही है क्या? तो बिल्कुल 3 नई नीतियों का अनुमोदन किया है। औद्योगिक विकास के अंदर क्रांति लाने के लिए राजस्थान में 3 नई नीतियों का अनुमोदन किया गया है। पहली वाली बात सही है राज्य मंत्रिमंडल के बारे में। दूसरी बात कह रहा है राज्य में संचालित विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन विधेयक के माध्यम से संशोधित कर कुलपति पदनाम को प्रति कुलगुरु के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने का निर्णय किया है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो विश्वविद्यालयों के अधिनियम के संशोधन विधेयक है, इस संशोधन विधेयक के तहत क्या करा है, एक छोटा सा चेंज करा है। आपको पता है एक वर्ड सुनते थे आप कुलपति, एक वर्ड सुनते थे आप कुलाधिपति। ये कुलपति और कुलाधिपति किससे संबंधित होते हैं? तो ये विश्वविद्यालयों से, यूनिवर्सिटी से संबंधित होते हैं। और राजस्थान के अंदर वर्तमान में 31 शायद 32 या 33 के करीब यूनिवर्सिटीज जो है वर्तमान में रनिंग है राजस्थान के अंदर विश्वविद्यालय। इन विश्वविद्यालयों के अंदर जो कॉलेज का प्रशासन संभालने वाला होता है उसको बोला जाता है कुलपति, जो हेड होता है उस कॉलेज का। जिस प्रकार से आपके स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है, वैसे उस कॉलेज का पूरा जो प्रशासन संभालता है उसको कुलपति बोला जाता है। और उससे ऊपर होता है साथियों कुलाधिपति। कुलाधिपति राजस्थान के अंदर कार्यरत सारे की सारी राजस्थान यूनिवर्सिटीज का, जो राजस्थान की यूनिवर्सिटीज है, राजस्थान एजुकेशन के अंदर आती है, उन सारी यूनिवर्सिटीज का कुलाधिपति उस राज्य का राज्यपाल होता है। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े जी वर्तमान में राज्यपाल है। तो वो सभी इन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति है। तो ये जो कुलपति वर्ड है, जो उस विश्वविद्यालय का प्रशासनिक अधिकारी होता है एक तौर पर, उस कुलपति नाम को चेंज कर दिया है। अब कुलपति को किस नाम से जानोगे आप? कुलगुरु के नाम से जानोगे। इसने बोला है कुलपति पदनाम को प्रति कुलगुरु कर दिया है, तो इसने यहां पर ये गलती कर दी। प्रति कुलगुरु नाम किसका करा है? प्रति कुलगुरु। तो प्रति कुलपति नाम जो था उसको प्रति कुलगुरु करा है। तो प्रति कुलपति को तो प्रति कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा, और कुलपति को किस नाम से जाना जाएगा? तो इनको कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा। ये नाम आपको दोनों के दोनों ध्यान रखना है। वैसे आपको इतना सा ध्यान रखना है कि पति की जगह गुरु लगाना है, चाहे वो कुल हो चाहे प्रतिकुल हो। तो इसने पूछा है कि आपको सत्य नहीं है, सत्य कौन सा नहीं है? पहला वाला तो सत्य है, दूसरा सत्य नहीं है। आप चुन लोगे ऑप्शन नंबर 2 कि केवल 2 जो है वो सत्य नहीं है। ये आपके सामने इस पूरे के पूरे सवाल का एक्सप्लेनेशन है कि 3 जो नई नीतियां आई है राजस्थान के अंदर, वो कौन कौन सी नीतियां हैं। औद्योगिक विकास के अंदर क्रांति लाने के लिए एक नीति है आपकी राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल नीति। कौन सी है? राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल नीति। तीनों नीतियों का नाम भी आप याद रख लेना, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। दूसरी है राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी। दूसरी कौन सी है? डेटा सेंटर पॉलिसी है। और एक तीसरी पॉलिसी और है साथियों, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। ये लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉजिस्टिक्स से संबंधित है। इसके अंदर बेसिकली तीनों ही पॉलिसियों के अंदर अलग अलग बजट जो है वो प्रस्तावित किया गया है। एक पॉलिसी में आपके 20 करोड़ का बजट है, एक 20,000 करोड़ का, एक में 40,000 करोड़ का बजट है। तो वो चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन तीनों की तीनों पॉलिसीज का, तीनों की तीनों नीतियों का आपको नाम जरूर याद रखना है। एक तो डेटा सेंटर पॉलिसी है, डेटा सेंटर के अलावा एक जो है साथियों आपकी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है, और एक टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी है, यानी कि जो वस्त्र एवं परिधान से संबंधित है वो पॉलिसी है। और एक आपके जो सामान है उस सामान की लॉजिस्टिक्स की लागत के अंदर कमी लाने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई है। तो इन तीनों पॉलिसियों का आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा एक और पॉलिसी आई है साथियों, जो युवा नीति थी 2013 की, उस 2013 की युवा नीति को प्रतिस्थापित कर दिया है राजस्थान युवा नीति 2025 से। तो 2013 की जो युवा नीति थी उसकी जगह पर अब नई युवा नीति आ गई है 2025। और ये नीति क्या करेगी? ये नीति बेसिकली युवाओं के अंदर साथियों बेरोजगारी को मिटाने के लिए, उनकी स्किल्स डेवलप करने के लिए, उनके अंदर उनके स्वास्थ्य के प्रति उनकी मानसिक और भावनात्मक जागरूकता को फैलाने के लिए, एक तरीके से ओवरऑल युवाओं का डेवलपमेंट करने के लिए युवा पॉलिसी लाई गई है, जो कि 2013 वाली राजस्थान युवा पॉलिसी थी उसको प्रतिस्थापित करके उसकी जगह पर राजस्थान युवा नीति 2025 आ गई है। और एक बात और जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी है। आपको पता है राजस्थान के अंदर साथियों अजमेर के अंदर ही तो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, अजमेर के अंदर ही एक आपका राजस्व मंडल है, अजमेर के अंदर ही आपका आरपीएससी है, और अजमेर के अंदर ही आपका
कर बोर्ड है, यानी कि इनकम टैक्स का जो बोर्ड है वो भी अजमेर के अंदर ही है। तो हाल ही में जो आपका रेवेन्यू बोर्ड है वो और कर बोर्ड, इन दोनों का साथियों विलय कर दिया गया है, इन दोनों को मिलाकर के एक कर दिया गया है। एक तो राजस्थान कर बोर्ड है और दूसरा आपका राजस्थान राजस्व मंडल है। ये दोनों ही आपको राजस्थान के अंदर अजमेर में कलेक्ट्रेट के सामने जो पुलिस लाइन वाली रोड है, उस पुलिस लाइन वाली रोड पर एक ही लाइन में दोनों ऑफिस देखने को मिल जाएंगे। लगभग 2-3 बिल्डिंग का ही फासला है दोनों के बीच में। अब इन दोनों को मिलाकर के एक कर दिया जाएगा। एक आपका कर बोर्ड है और एक दूसरा आपका रेवेन्यू बोर्ड या राजस्व मंडल है, इन दोनों को एक कर दिया जाएगा। अच्छा, राज्य सरकार के अधीन संचालित सभी 33 राजकीय विश्वविद्यालय है राजस्थान के अंदर। इन अधिनियमों में संशोधन विधेयक के माध्यम से संशोधन कर कुलपति पदनाम को और प्रतिकुलपति पदनाम को क्रम से क्या कर दिया, कुलगुरु और प्रतिकुलगुरु कर दिया। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। प्रश्न अपना अगला दोस्तों कि राजस्थान ने सीनियर सॉफ्ट हॉकी नेशनल और सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में क्रमशः किन टीमों को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। अब आपको पता है हाल ही में साथियों हॉकी की चैंपियनशिप हुई है। अच्छा, आपको मैं एक काम देता हूं छोटा सा, जो आपको आकर के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो आपके सीनियर सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप हुई है, इसका आयोजन कहां पर हुआ था, ये आपको मुझे बताना है। वैसे ऑप्शन देख करके आप इसका आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि आयोजन कहां पर हुआ था, लेकिन फिर भी आपको आकर के मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसका आयोजन कहां हुआ था। अब अपन बात कर लेते हैं साथियों, ये जो हॉकी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, इस चैंपियनशिप के अंदर साथियों 3 खिताब, 3 कैटेगरी है, उन 3 कैटेगरी के अंदर इवेंट हुए थे। एक तो हुआ था कौन सा, सीनियर कैटेगरी के अंदर, एक हुआ था जूनियर कैटेगरी के अंदर और एक हुआ था सब जूनियर कैटेगरी के अंदर। तो ये पूछ रहा है आपसे कि सीनियर सॉफ्ट हॉकी नेशनल और सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में क्रमशः किन टीमों को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको तीनों ही बातों का ध्यान रखना है। देखो, सीनियर जो कैटेगरी है उसके अंदर भी गोल्ड मेडल जीत लिया है राजस्थान ने और सब जूनियर के अंदर भी गोल्ड मेडल जीत लिया है, लेकिन जूनियर कैटेगरी के अंदर सिल्वर मेडल ही जीता है। तो ये जो 2 कैटेगरीज है साथियों, सीनियर की और सब जूनियर की, इन कैटेगरीज में गोल्ड मेडल कौन सी टीमों को हरा करके जीता है, तो सीनियर वालों ने भी हरियाणा को हराया था और सब जूनियर वालों ने भी हरियाणा को हराया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर फिर जूनियर वालों ने किसको हराया था, तो जूनियर वालों ने रजत पदक जीता है, पंजाब से तो हारे थे और हरियाणा को हराया था। यानी कि तीनों ही केस के अंदर हरियाणा को हराया। जहां पे गोल्ड मेडल जीत रहे हैं वहां पर भी हरियाणा को हराया है और जहां पर रजत पदक जीत रहे हैं जूनियर कैटेगरी के अंदर, वहां पर भी हरियाणा को हराया है। लेकिन एक बात ये ध्यान रख लेना कि जो आपकी जूनियर कैटेगरी है इसके अंदर पंजाब से हारे थे और हरियाणा को हराया था। बाकी यहां पर देखो, स्वर्ण कैटेगरी के अंदर हरियाणा को हराया है, दोनों के अंदर, सीनियर के अंदर और सब जूनियर के अंदर। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है और ये आपके सामने आ ही गया। फरीदाबाद हरियाणा के अंदर आयोजन हुआ था किसका, आपकी जो नेशनल हॉकी चैंपियनशिप है उसका। अगला प्रश्न है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल से दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान राज्य के सभी एयरपोर्ट से कितने लाख यात्रियों ने यात्रा की। ये एक रिपोर्ट आई थी साथियों, एक इंडेक्स आया था, रिपोर्ट जो आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके द्वारा। इसका जो वित्त वर्ष है 2024-25 वाला, क्योंकि अभी वो निकल चुका है 2024-25 का वित्त वर्ष। आपको पता है ना वित्त वर्ष कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है आपका वित्त वर्ष चलता है। तो उसके अकॉर्डिंग अप्रैल से लेकर के, कब से, अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2024, ये वाला जो टाइम था साथियों, इस टाइम के अंदर कुल कितने यात्रियों ने राजस्थान में यात्रा करी सभी एयरपोर्ट से, ये आपसे पूछा है। राज्य के, ये पर्टिकुलर राजस्थान के पूछ रहा है, तो राजस्थान के 64.33 लाख यात्रियों ने यात्रा करी थी, जिसमें से सबसे ज्यादा यात्रियों ने साथियों जयपुर एयरपोर्ट से यात्रा करी थी 43.93 लाख। तो ये वाला भी आपको ध्यान रखना है, जयपुर एयरपोर्ट 43.93 लाख और टोटल यात्रियों ने 64.33 लाख। तो ये बात आपके सामने कि राजस्थान के 64.33 लाख यात्री, 11वां स्थान आया था राजस्थान का इसके अंदर, और जयपुर एयरपोर्ट से सर्वाधिक 43.93 लाख और आपका जो उदयपुर एयरपोर्ट है यहाँ से 11.70 लाख यात्रियों ने यात्रा करी थी। प्रश्न अगला साथियों 38 नेशनल गेम्स के बारे में है। ये नेशनल गेम्स आपके इंपॉर्टेंट है, इनका आयोजन हाल ही में उत्तराखंड के अंदर हुआ था और राजस्थान के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये गेम्स आपके, क्योंकि राजस्थान ने साथियों इसके अंदर टोटल 43 पदक जीते हैं। तो आ जाओ अपन एक एक करके बात कर लेते हैं। सवाल कहना चाह रहा है कि 38 नेशनल गेम्स 2025 का राजस्थान के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, आपको ये बताना है। अब देखो ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये पूरी की पूरी क्लास आपकी एक तरीके से क्रोनोलॉजी का रिवीजन करवा देगी। तो जिन साथियों ने क्रोनोलॉजी की एक बार रीडिंग कर रखी है ना, उनके लिए तो बिल्कुल बल्ले बल्ले हो रही होगी ये क्लास, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ आ रही होगी, आपने एक बार थ्योरी पढ़ रखी है। और जो मैं थ्योरी आपको पढ़ाता हूँ साथियों, उस थ्योरी के अंदर, एप्लीकेशन वाली थ्योरी के अंदर तो 3-4 अलग अलग रिसोर्सेज यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको MCQs करवा रहा हूँ, ये मैं पर्टिकुलर फिलहाल एक ही सोर्स को टारगेट करके उस सोर्स का आपके एक तरीके से रिविजन करवा रहा हूँ, क्योंकि 95% करंट अफेयर्स जो है आपका
लगभग क्रोनोलॉजी से ही पूछा जाता है। बस अपना जो क्रोनोलॉजी को पढ़ने का तरीका होता है उस तरीके को अपन को इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, ताकि करंट अफेयर्स के सवाल अपने गलत ना हो। देखो 30th नेशनल गेम्स के बारे में बात करिए। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि राजस्थान ने 11 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 23 कांस्य सहित कुल 43 पदक जीते हैं। तो देखो ये बात तो सही है कि टोटल 43 पदक जीते हैं राजस्थान ने, 23 कांस्य जीते, ये भी सही है। लेकिन साथियों स्वर्ण 9 जीते हैं और रजत 11 जीते हैं। इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। रजत कितने 11 जीते हैं और स्वर्ण कितने 9 जीते हैं। असत्य पूछा तो पहला स्टेटमेंट असत्य हो गया। दूसरी बात कह रहा है कि इस प्रतियोगिता में राजस्थान के लिए पहला पदक मोनिका जाट ने जीता था। ये वाला स्टेटमेंट स्टार लगा के रख लो। स्टेटमेंट ये क्या है, सही है। इसने असत्य पूछा इसलिए आंसर ये हो गया, बाकी स्टेटमेंट ये गलत था। बाकी ये वाला स्टेटमेंट सही है। मोनिका जाट है कहां से, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोनिका जाट आपके राजस्थान के बीकानेर से है। कहां से, राजस्थान के बीकानेर से। और कुल जो 11 रजत पदक जीते हैं उनमें से एक रजत पदक है मोनिका का भी। मोनिका ने पदक कौन सा जीता अगर आपसे ये पूछे तो मोनिका ने रजत पदक जीता है। और कौन सी प्रतियोगिता में जीता है अगर ये पूछे तो 30 किलोमीटर साइकिलिंग के अंदर जीता है साथियों। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। 30 किलोमीटर साइकिलिंग के अंदर इन्होंने क्या करा है, 30 किलोमीटर साइकिलिंग में इन्होंने रजत पदक जीता है। और राजस्थान के लिए पहला पदक था उत्तराखंड में फरवरी के अंदर जो आपकी 38वें गेम्स हुए थे, नेशनल गेम्स हुए थे, उसके अंदर। तो मोनिका जाट को आप स्टार लगा के रख लेना। जिस प्रकार से आपकी मोना अग्रवाल है, जिस प्रकार से आपकी मोनिका शोराण है, उसी प्रकार से आपकी मोनिका जाट भी इंपॉर्टेंट है। अवनी लखेरा भी है। राजस्थान की जितनी भी स्पोर्ट्स वुमेन्स है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोनिका जाट ने रजत पदक जीत लिया। अगला कह रहा है प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने कैनोइंग और कयाकिंग में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। स्वर्ण पदक जीतते हैं कौन, प्रद्युमन सिंह राठौड़। और कौन सी के अंदर ये जीतते हैं, कैनोइंग और कयाकिंग। आप कहोगे गुरुजी कैनोइंग कयाकिंग होता क्या है, तो बेसिकली नदी के अंदर एक नाव डाली जाती है और उस नाव में उनके हाथ में एक वो पुट्टा पकड़ा दिया जाता है, जैसे ऐसे ऐसे करके पानी को पीछे धकेला जाता है, नाव आगे जाती है। तो ये एक सिंगल प्रतियोगिता होती है। इस प्रतियोगिता के अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है राजस्थान के प्रद्युमन सिंह ने। तो ये वाली बात भी सही हो जाएगी। अगला कह रहा है कि राजस्थान ने कबड्डी के फाइनल मैच में हरियाणा को हराया था। ये वाली बात भी सही है। अब यहाँ पर जो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है ना, वो क्या ध्यान रखनी है, इसमें मैंने आपको बताया कि कुल पदक कितने जीते हैं। तो कुल आपने देख लिया कि 43 पदक जीते हैं, जिसमें से 23 तो कौन से थे, ब्रॉन्ज मेडल थे, 11 कौन से थे, सिल्वर मेडल थे, और 9 कौन से थे, गोल्ड मेडल थे। अब ये जो 9 गोल्ड मेडल है ना दोस्तों, इन 9 गोल्ड मेडल के बारे में आपको ये याद होना चाहिए कि सर्वाधिक गोल्ड मेडल कौन से खेल के अंदर जीते गए। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो वुशु खेल होता है उस वुशु खेल के अंदर सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते गए कितने, 4। अब ये वुशु खेल होता है क्या, एक तरीके की मार्शल आर्ट है, ठीक है। इस वुशु खेल में सर्वाधिक 4 गोल्ड मेडल जीते गए। इसके अलावा और कौन कौन से खेल में जीते गए, तो एक जो राजस्थान की कबड्डी टीम है साथियों, इस कबड्डी टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है। इस कबड्डी टीम ने किसको हरा करके जीता था, तो आपको यह ध्यान रखना है, इसने हरियाणा को हरा करके जीता था। 44-42 से इसको हराया था। एग्जामिनर जब सवाल पूछने पे आएगा तो इस प्रकार का सवाल आपसे पूछेगा, तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। 44-42 से हरियाणा को हरा करके राजस्थान ने कबड्डी के अंदर भी कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। अगला जो मेडल है गोल्ड मेडल, वो किसके अंदर आया था, वो शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल आया था। और ये शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो एक नाम आपका अनंतजीत सिंह नरूका। अनंतजीत सिंह नरूका, ये अनंतजीत सिंह नरूका कहां से है, ये शायद आपके पीलीभीत हनुमानगढ़ से होंगे, है ना। इनका मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता देना, एग्जैक्ट मुझे कंफर्म नहीं है कि ये कहां से है, शायद पीलीभीत हनुमानगढ़ से होंगे ये। तो इन्होंने भी साथियों शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। एक ये नाम आपको ध्यान रखना है। एक तीरंदाजी के अंदर गोल्ड मेडल आया है। आप कहोगे गुरुजी तीरंदाजी में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो ये आपके रजत चौहान ने जीता है। ये नाम भी याद रखो, रजत चौहान ने तीरंदाजी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और कौन सा बच गया, तो एक कैनोइंग और कयाकिंग, ये आपने अभी देख ही लिया था। कौन सा, कैनोइंग और कयाकिंग। कैनोइंग और कयाकिंग के अंदर किसने जीता था, ये आपके प्रद्युमन सिंह ने जीता था। ये आपने पीछे ही देख लिया, प्रद्युमन सिंह। एक मेडल और बच गया साथियों इसके अंदर, कौन सा बच गया, देखो शूटिंग हो गया, तीरंदाजी हो गया, कबड्डी हो गया, कैनोइंग और कयाकिंग हो गया। भारोत्तोलन वाला पदक इसके अंदर बच गया साथियों, कौन सा, भारोत्तोलन, यानी कि वेट लिफ्टिंग के अंदर एक पदक और जीता था, भारोत्तोलन। और भारोत्तोलन में पदक किसने जीता था, ये पदक जीता था आपके हरचरण सिंह ने। और ये हरचरण सिंह कौन है, ये हरचरण सिंह वही है जो आपके यूआरओ के अंदर सवाल पूछा गया था। हरचरण सिंह ने साथियों गोल्ड मेडल जीता है किसके अंदर, भारोत्तोलन के अंदर। अच्छा ये करेक्ट कर लेना, अनंतजीत सिंह नरूका नहीं है, बीकानेर पीलीभीत हनुमानगढ़ से। हरचरण सिंह है साथियों आपके पीलीभीत हनुमानगढ़ से। और हरचरण सिंह ने साथियों 109 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर, कौन सी कैटेगरी, 109 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर कुल वजन उठाया था 347 किलोग्राम। तो 347 किलोग्राम वजन उठा करके गोल्ड मेडल जीता है।
तो जो 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, इन 9 के 9 गोल्ड मेडल के खिलाड़ी और उनके खेल के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। राजस्थान से अगर 38वें खेलों के बारे में सवाल बनेगा तो इसी वाली स्लाइड से बनेगा। अच्छा, जो 4 वुशु खेल के खिलाड़ी है साथियों, उनका भी नाम आपको मुझे बता देना। एक नाम मैं आपको बता देता हूं, शुभम है। शुभम जयपुर के रहने वाले, उन्होंने इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है। उसके अलावा 3 महिलाएं हैं, है ना। मेल जो है साथियों वो तो गोल्ड मेडल एक ही जीता है वुशु के अंदर, लेकिन 3 महिलाएं हैं और उन तीनों महिलाओं का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। जिस साथी का आंसर राइट होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी विद्यार्थी समझ जाएंगे कि कौन सा राइट आंसर है। तो इस वाले प्रश्न का आपके राइट आंसर क्या हो गया? इसने असत्य पूछा था, ऑप्शन नंबर ए आपका असत्य हो गया। ये 38वें नेशनल गेम्स के बारे में है, आपके सामने लिखा हुआ सारे के सारे वही स्टेटमेंट है जो मैंने आपको बताया। बस एक चीज ध्यान रख लेना, राजस्थान से 421 खिलाड़ियों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करा था। 9 गोल्ड, 11 रजत और 23 कांस्य के सहित टोटल 43 पदक जीते थे। ये वो वाले खेल है जिनके अंदर पदक जीते हैं। तो 4 सबसे अधिक वुशु के अंदर जीते हैं। अच्छा, एक बात और रख लो, वुशु के अंदर कुल कितने पदक जीते थे? तो वुशु खेल में कुल 12 पदक जीते थे। इन 12 में से वुशु में 4 तो थे आपके कौन से गोल्ड, एक था आपके कौन सा सिल्वर, और 7 थे इसके अंदर ब्रॉन्ज। टोटल 12 वुशु खेल के अंदर जीते हैं साथियों, जिसमें से 7 कौन से हैं? ब्रॉन्ज है, और 1 सिल्वर है, और 4 है गोल्ड। ये जो 4 गोल्ड है ये वही वाले जिसमें 1 शुभम है और 3 महिलाएं हैं। प्रश्न अगला है आपका 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। पहली बात तो ये 52वें नंबर की है, स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप की बात कर रही है। मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, ये क्या हुआ भाई? कलर कौन सा चूज हो गया? काला कलर चूज हो गया, नहीं होना चाहिए था ना, हरा कलर चूज करते हैं। मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि इस स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ था, और उसके बाद में दूसरी बात ये ध्यान रखनी कि इस स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के अंदर कौन से खिलाड़ी ने कौन सा खिताब जीता है। सबसे पहला आपके सामने, अच्छा ये 52वें नंबर की थी, ये भी ध्यान रखना है। ओवरऑल मिस्टर राजस्थान, तो ओवरऑल मिस्टर राजस्थान का खिताब किसने जीता है? ये आपके प्रवीण कुमार ने जीता है। और प्रवीण कुमार कहाँ से हैं? ये जयपुर से है। ये ध्यान रखोगे, प्रवीण कुमार कहां से हैं? जयपुर से, जिन्होंने ओवरऑल मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता है। किसके अंदर? 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। और ये हुई कहां पे थी? तो ये भी लिख लो आप, इस का आयोजन कहां पे हुआ था स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का? तो इसका आयोजन आपके राजस्थान के जयपुर के अंदर ही हुआ था। जयपुर में इसका आयोजन होता है और जयपुर के प्रवीण कुमार ने ही ओवरऑल मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता है। दूसरा आपके सामने साथियों फर्स्ट रनर अप का खिताब, तो आप क्या करोगे कि रनर अप का खिताब जो है साथियों ये जीत लिया था आपके किसने? मोनू खान ने। तो आप 2 स्टेटमेंट के माध्यम से भी आप इसको मिला सकते हो, के में 2 और घे में 4, के में 2 और घे में 1। ये किस में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो बेस्ट पोजर का किताब है ये किसने जीता था? ये आपके रहीम अंसारी ने जीता था। और जो आपके मोस्ट इंप्रूव्ड बॉडी बिल्डर है ये खिताब जीता था अमीन खोकर ने। अब ये आपको नाम हल्के हल्के ध्यान रखने, बाकी ये ओवरऑल मिस्टर राजस्थान का और फर्स्ट रनर अप का, ये 2 तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। अगर ये 2 ध्यान होते हैं तो भी आपका सवाल सोल्व हो जाता, बाकी आपको ध्यान सारे ही रखने हैं। आयोजन इसका जयपुर के अंदर होता है। प्रवीण कुमार जो कि जयपुर से, इन्होंने ओवरऑल मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता है। फर्स्ट रनर अप का खिताब मोनू खान ने जीत लिया है, और केवल जो रनर अप है इसका खिताब अजय सिंह जादौरन ने जीता है, और बेस्ट पोजर का खिताब रहीम अंसारी, और मोस्ट इंप्रूव्ड बॉडी बिल्डर का खिताब अमीन खोकर ने जीता है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग एंड कैरम टूर्नामेंट में राजस्थान राज्य के अनिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? ये कौन सी है साथियों? रेसलिंग एवं कैरम टूर्नामेंट है, और ये कौन सी है? ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। ये जो सिविल सर्विसेज के अंदर कार्यरत लोग होते हैं उन सिविल सर्विसेज के लिए रेसलिंग एवं कैरम टूर्नामेंट है। इसका आयोजन किया गया था हाल ही में, जिसमें राजस्थान के अनिल कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। अनिल कुमार ने साथियों वेट लिफ्टिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और कितना वेट उठाया था इन्होंने, मतलब कौन से कैटेगरी के अंदर? तो 125 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कौन? अनिल कुमार। तो ये आपके जो अल्पसंख्यक मामला थे, इस अल्पसंख्यक मामला के अंदर कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है अनिल कुमार। आपसे ये पूछा जा सकता है कि गोल्ड मेडल जीतने वाले अनिल कुमार जो है वो क्या है, या कौन से पद पर कार्यरत है? तो कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। पूर्व में ये 6 बार राजस्थान केसरी और 2 बार राष्ट्रीय पदक के भी विजेता रह चुके हैं। और इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो फरवरी 2025 के अंदर पुणे महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन होता है। पुणे महाराष्ट्र, ये भी लिख के रख लो। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग का आयोजन कहां पर होता है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर होता है, जिसमें राजस्थान के अनिल कुमार जो कि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है अल्पसंख्यक विभाग मामलात के अंदर, उन्होंने साथियों गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी कैटेगरी के अंदर? 125 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर। चलो आगे देखो, चर्चा में रही पीपीआर, पेस्टिडेज पेटीज रूमिनेंट एक संक्रामक बीमारी है, इसका वाहक है। अब ये जो प्रश्न है आपके सामने क्यों आया साथियों? देखो,
आपके किसी भी एग्जाम के अंदर, जैसे आपके पटवार का एग्जाम है सामने, है ना, पटवार के एग्जाम में साइंस तो है ही है। पटवार के एग्जाम में आप कहोगे गुरुजी राजस्थान करंट अफेयर्स तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राजस्थान करंट अफेयर्स इतना नहीं आता है, लेकिन साइंस वो पूछी जाती है ना, अब वो साइंस आपको करंट से रिलेट करके पूछेगा। ये वाला सवाल साइंस का है कि नहीं है? देखो चर्चा में रही पीपीआर वैक्सीन की बात कर रहा है। ये पीपीआर है, पेस्टिडेज पेटीज रूमिनेंट है, एक संक्रामक बीमारी है ये पीपीआर। अब ये संक्रामक बीमारी, इसका वाहक कौन है बताओ सा, कौन है इसका वाहक? वाहक है इसका साथियों विषाणु, यानी कि वायरस इसका वाहक है। अब ये सवाल पूछा क्यों है? क्योंकि ये करंट अफेयर से संबंधित है। कैसे संबंधित है? हाल ही में साथियों जो पीपीआर बीमारी होती है, पहली बात तो ये भेड़ और बकरी के अंदर होती है। भेड़ और बकरी का प्लेग के नाम से भी इस पीपीआर को जाना जाता है। इसका पूरा नाम होता है पेस्टिडेज पेटीज रूमिनेंट, और ये जो बीमारी होती है विषाणु के द्वारा फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। और इस बीमारी के लिए, पीपीआर के लिए साथियों, इसके पीपीआर का जो टीकाकरण होता है, उस टीकाकरण के अंदर राजस्थान ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इस वजह से ये करंट अफेयर से रिलेट करता हुआ सवाल है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये संक्रामक बीमारी कैसी, विषाणु से संबंधित है। और इसके अंदर साथियों पीपीआर टीकाकरण के अंदर, इस पीपीआर टीकाकरण में राज्य का यानी राजस्थान का देश में पहला स्थान है। ये है क्या? ये वायरस जनित एक संक्रामक बीमारी है जिसका पूरा नाम पेस्टिडेज पेटीज रूमिनेंट है, और ये जुगाली करने वाले छोटे जानवरों के अंदर फैलती है। इसको भेड़ बकरी का प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न अगला कि सीकर जिले में अर्बन हाट में, अर्बन हाट आपको पता ही है कहां पर है, सीकर जिले के अंदर है अर्बन हाट, जो कि आपके जेके के तर्ज पर बना हुआ है। और इस अमृत हाट के, अर्बन हाट के अंदर साथियों अमृता हाट और शेखावटी उद्योग मेले का आयोजन किया गया था हाल ही में फरवरी महीने के अंदर। तो अमृता हाट और शेखावटी उद्योग मेले का आयोजन कहां किया गया ये पूछे तो वो अर्बन हाट के अंदर किया गया। और अर्बन हाट कहां पर है? ये अर्बन हाट आपका सीकर के अंदर है, जो जयपुर का आपके जवाहर कला केंद्र है, जिसको आप जेकेके के नाम पर जानते हो। इस जवाहर कला केंद्र के तर्ज पर बना हुआ है, ठीक है, यानी कि अपनी संस्कृति और एक तरीके का व्यापारिक केंद्र है साथियों, सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र। ये जो अर्बन हाट है जेकेके जयपुर कला केंद्र के तर्ज पर बना हुआ अर्बन हाट, यहाँ पर अमृता हाट और शेखावटी उद्योग मेले का आयोजन किया गया था। ये पूछ रहा है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आपकी जो राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार है, इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया था, मतलब उद्घाटन किया गया था। तो ये अमृता हाट महिलाओं से संबंधित है बेसिकली। अमृता हाट के अंदर क्या होता है कि महिलाओं के अंदर बेसिकली एक बिजनेस वुमन के गुण डेवलप करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उन महिलाओं के लिए इसका आयोजन किया गया था। तो बहुत सारी महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से या फिर एकल तौर पर भी उन्होंने अगर किसी प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, उनकी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई थी और उनकी बिक्री भी की गई थी, जिस वजह से ये एक व्यापारी केंद्र भी बन जाता है। तो ये अमृता हाट और शेखावटी उद्योग मेले का आयोजन होता कब है? 14 से 18 फरवरी 2025 को आयोजन होता है अर्बन हाट के अंदर। देखो एक अमृता हाट है, एक अर्बन हाट है। यहाँ पे एक फैक्ट ये भी है कि अर्बन हाट के अंदर अमृता हाट का आयोजन पहली बार किया गया था। एक तो अमृता हाट है, ये भी एक तरीके का आयोजन है, जैसे मेला लगता है उसी प्रकार से आयोजन होता है, प्रदर्शनी लगती है, वहां पर लोग आते हैं, अपने महिलाएं अपने सामान वगैरह वहां पे प्रदर्शनी के तौर पे लगा के रखती है, लोग जो आते हैं वो देख करके सामान को खरीदते हैं। जो आपके जवाहर कला केंद्र है उसी की तर्ज पर जो अर्बन हाट सीकर के अंदर बना हुआ है, उस अर्बन हाट में अमृता हाट का आयोजन पहली बार किया गया है। ये वाला फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और इस अर्बन हाट सीकर के अंदर साथियों आयोजन होता है आपके, इसका उद्घाटन डॉक्टर मंजू बागमार ने किया था। आयोजक कौन कौन थे इसके? एक तो आपके सीकर जिले की महिला अधिकारिता विभाग था और एक जिला प्रशासन जिला उद्योग केंद्र था। और प्रथम बार इसका आयोजन होता है। प्रथम बार किसका आयोजन? अमृता हाट का आयोजन प्रथम बार होता है कहां पर? अर्बन हाट के अंदर। प्रश्न अगला साथियों आपके सामने है योजना से संबंधित। हाल ही में ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक योजना, आप कहोगे गुरुजी ये तो 2015 की योजना, अभी क्यों पढ़ा रहे हो? लेकिन अभी ये चर्चाओं के अंदर रही है। क्यों रही है चर्चाओं में? क्योंकि इसके अंदर राशि में बढ़ोतरी हुई है, जो पहले इसके लिए राशि थी। है क्या बेसिकली? महात्मा ज्योतिबा फुले, जो आपकी ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना है, ये योजना है क्या? किससे संबंधित है ये योजना? ध्यान रखोगे जो मंडियों के अंदर काम करने वाले श्रमिक हैं, उन श्रमिकों के बच्चों का विवाह, उनकी एजुकेशन, उनका स्वास्थ्य, उन चीजों के लिए सरकार उनको जो आर्थिक सहायता प्रदान करती है उससे संबंधित है ये ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक योजना। मंडी श्रमिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि मंडी में काम करने वाले जो श्रमिक है उनके लिए ही ये योजना है। अच्छा, ये कह रहा है इसके बारे में असत्य कथन बताओ। गलत कथन कौन सा इन चारों में से, वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि ये योजना 2015 में प्रारंभ हुई थी। बिल्कुल साहब, 2015 में प्रारंभ हुई योजना है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा बजट 2025-26 में उक्त योजना के अंतर्गत विवाह सहायता राशि में 25,000 की वृद्धि करने की स्वीकृति की गई है, तो ये वाली बात भी सही है। हाल ही में आपको पता है फरवरी के अंदर जो आपका बजट आया था, भजनलाल सरकार ने पेश किया था, आपकी जो राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी, उन्होंने इस बजट के अंदर ये बात बता दी थी साथियों कि इस योजना के अंतर्गत पुत्रियों के विवाह के लिए
मतलब एक मजदूर की मैक्सिमम 2 पुत्रियों के विवाह के लिए सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाती है। तो पहले जितनी सहायता राशि दी जाती थी उसके अंदर 25,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो ये वाली बात सही है, ये अमाउंट 25,000 ही है, ये आपको ध्यान रखना है। विवाह सहायता राशि के अंदर 25,000 की बढ़ोतरी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। तीसरा कह रहा है कि उक्त योजना में अनुज्ञाधारी श्रमिकों की, यानी कि जो लाभ लेने वाले श्रमिक है उनकी 2 पुत्रियों के विवाह पर, ये वाली बात भी सही है कि 2 पुत्रियों के विवाह पर उक्त वृद्धि के बाद प्रति विवाह 1,25,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने गड़बड़ कर दी है। आप कहोगे गुरुजी गड़बड़ क्या कर दी है? तो पहली बात तो ये वाला जो अमाउंट है ना 1,25,000 नहीं है साथियों, ये अमाउंट पहले हुआ करता था 50,000। पहले प्रति पुत्री के विवाह पर 50,000 रुपए की राशि देती थी सरकार, अभी 25,000 की वृद्धि कर दी है। तो 25,000 की वृद्धि होने के बाद में ये अमाउंट कितना हो जाना चाहिए था? 75,000, यानी कि एक पुत्री के विवाह पर 75,000, फिर दूसरी पुत्री के विवाह पर 75,000, इस प्रकार से 2 पुत्रियों के विवाह पर 75,000 की राशि सरकार के द्वारा जो आपकी ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना इसके तहत उन किसानों को दी जाती है, उन जो आपके श्रमिक है उनको दी जाती है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। और इसने पूछा यही है, इसने क्या पूछा है? असत्य कथन बताओ। असत्य कथन केवल 3, ऑप्शन नंबर सी आप इसके अंदर चूज कर लोगे। ये इसके बारे में पूरी बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बता दी है, पढ़ लेना आप। अच्छा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ संस्थान दिया हुआ है, दूसरी तरफ उस संस्थान का नाम परिवर्तित कर दिया गया, ये दिया हुआ है। आपको पता अभी वर्तमान में जो 16वीं विधानसभा कार्यरत है उस विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी जी है, जो कि अजमेर उत्तर से बिलोंग करते हैं, विधायक अजमेर उत्तर से। और वासुदेव देवनानी जी ने अजमेर के अंदर 3 संस्थानों के नाम हाल ही में परिवर्तित कर दिए गए। 3 के किस किस के नाम चेंज करे? एक तो फाइसागर का नाम बदला है, एक आपके किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदला है, और एक खादिम होटल का नाम बदला है। फाइसागर का नाम बदल के क्या कर दिया है? तो ध्यान रखोगे, फाइसागर का नाम बदल के वरुण सागर कर दिया है। क्या कर दिया है? वरुण सागर। अब फाई सागर को किस नाम से जाना जाएगा? अजमेर वालों स्पेशली ध्यान रख लेना, वरुण सागर के नाम से जाना जाएगा। ये कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ उसका परिवर्तित नाम है। इसका मतलब पहला तो गलत दे दिया इसने। ये कह रहा है नरेंद्र सागर करेंगे, नहीं साहब, नरेंद्र सागर नहीं करेंगे, वरुण सागर करेंगे। अच्छा, अगला स्टेटमेंट देखो। अगला कह रहा है किंग एडवर्ड मेमोरियल है, इसका नाम बदल करके महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया। इसका मतलब ये वाली बात सही है, विश्रांति गृह ही किया है, महर्षि दयानंद विश्रांति गृह। आपसे देखो वाइस वर्षा भी पूछा जा सकता है। ये भी बात पूछी जा सकती है कि हाल ही में राजस्थान में परिवर्तित नामों में महर्षि दयानंद विश्रांति गृह किसका नाम रखा गया है? किसका रखा गया है? जो आपके किंग एडवर्ड मेमोरियल है, जिसको आप KEM के नाम से भी जानते हो। किसके नाम से? KEM, किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम क्या कर दिया है? महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया है। अगला कह रहा है सोफिया कॉलेज। तो भाई साहब सोफिया कॉलेज का तो कोई नाम परिवर्तित हुआ ही नहीं है, ये तो बिल्कुल झूठी अफवाह हो गई। रमाबाई अंबेडकर शिक्षा संस्थान, ये तो एक स्कूल का नाम है, राजस्थान की एक स्कूल का नाम है साथियों। ये आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर एक विद्यालय है, उसका नाम है रमाबाई अंबेडकर शिक्षा संस्थान, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है। अगला कह रहा है खादिम होटल। खादिम होटल का नाम बदल करके अजय मेरू कर दिया, ये वाली बात भी सही है। अभी सवाल में क्या पूछना चाह रहा है? उक्त में से कितने युग्म संगत सम्मिलित है? 4 युग्म है आपके सामने, संगत कितने हैं? 1 और 2, यानी कि दूसरा और चौथा सही है, बाकी 2 गलत है। तो आप क्या कहोगे कि केवल 2 युग्म सम्मिलित है। अब ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है प्यारे साथी। इस प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग को खोल करके रख देते हैं। कितने युग्म सम्मिलित हैं? कौन कौन से सम्मिलित है ये नहीं पूछा है, कितने सम्मिलित है? 2 सम्मिलित है साहब। अगर ये साथियों ये देता ना कि 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है, तो फिर भी सवाल पकड़ में आ जाता है। सवाल को और ज्यादा टफ बनाने के लिए बोल दिया केवल 2 ही सही है, तो जो साथी तुक्का मारने वाला होगा उसका तो डेफिनेटली ऐसा सवाल गलत ही होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला, अच्छा ये इसके बारे में दिया हुआ है ये कि इन संस्थाओं को नाम वासुदेव देवनानी जी ने बदला है, तीनों संस्थाओं के बारे में दे रखा है। राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करो। ये बात कर रहा है विज्ञान महोत्सव की, है ना। पीछे अपन ने बात करी मरु महोत्सव की, जिसका आयोजन जैसलमेर के अंदर हुआ था, याद है ना मरु महोत्सव। मरु महोत्सव के अंदर मिस जैसलमेर, मिस्टर जैसलमेर, है ना, मिस मुमल, उन सब के खिताब भी जीते थे उन्होंने। और हाल ही में साथियों राजस्थान विज्ञान महोत्सव है, इसका भी आयोजन किया गया। आयोजन कब किया गया? तो 27-28 फरवरी को। मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो बना करके, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी उपलक्ष्य में राजस्थान में साथियों राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया था आयोजन? जयपुर के अंदर किया गया था। जयपुर में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अपेक्स यूनिवर्सिटी। सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कहना चाह रहा है कि इस विज्ञान महोत्सव के संबंध में असत्य बताओ। यही वाला जो ट्रेंड अभी चल रहा है, इस विज्ञान महोत्सव के बारे में असत्य कथन बता दो भाई। कौन सा असत्य कथन है? पहला कह रहा है कि इसका आयोजन 27 से 28 फरवरी 2028 को हुआ था। पहली बात तो सही है साहब, बिल्कुल यही हुआ था। दूसरा कह रहा है आयोजन स्थल MBM कॉलेज जोधपुर है, ये वाला गलत हो गया साहब। आयोजन स्थल कौन सा होगा? कौन सी कॉलेज में हुआ था? अपेक्स यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था।
कहाँ पर हुआ था? अपेक्स यूनिवर्सिटी। और ये अपेक्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये अपेक्स यूनिवर्सिटी भाई साहब आपकी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। इसका मतलब राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन तो आपके जयपुर में होता है, ये जोधपुर में कह रहे हैं, गलत हो गया, इसने असंगत पूछा है, यही वाला आंसर हो गया। ये कह रहा है कि आयोजन करवाया किसने था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है राजस्थान सरकार का, इसने, और विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वाधान में हुआ था। तो सही बात है साहब, दोनों ने मिलकर करवाया था। और शुभारंभ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने करा था, ये वाली बात भी सही है। अर्बन हाट के अंदर जो अमृता हाट और शेखावटी मेला था, उसका आयोजन तो मंजू बागमार जी ने करा, जो कि राज्य मंत्री है साथियों। और ये आपके मदन दिलावर जी, ये शिक्षा मंत्री है, इन्होंने किसका? राजस्थान विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ करा था। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये इसके बारे में लिखा हुआ है इसका। अच्छा, ये क्यों किया जाता है विज्ञान महोत्सव का आयोजन? तो विज्ञान शिक्षा जो साइंटिफिक एजुकेशन है और अनुसंधान यानी कि रिसर्च और इनोवेशन के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। प्रश्न अगला है आपके सामने कि फरवरी 2025 में राजस्थान न्यायालय में नव नियुक्त न्यायाधीश मनीष शर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब ये बहुत ही बेहतरीन सवाल होने वाला है। ये आप कहते हो ना कि सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर से सवाल तो नहीं पूछा जाएगा। अरे भाई, लेकिन राजस्थान पॉलिटी तो सिलेबस में है, राजस्थान पॉलिटी के अंदर न्यायालय सिलेबस के अंदर है। बताओ जरा कि राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट के अंदर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? बताओ। अब एग्जामिनर आपको क्या पता यहाँ से सवाल पूछेगा ही पूछेगा। अरे भाई, ये चर्चा में रहा है मुद्दा, अभी कुछ न्यायाधीशों की हाल ही में नियुक्ति की गई है राष्ट्रपति जी के द्वारा, तो वो पूछेगा वहां से, करंट का मुद्दा है। तो करंट अगर पढ़ोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि यार कौन सा मुद्दा करंट का जो है अभी चल रहा है चर्चा के अंदर, और वहां से सवाल आ सकता है स्टैटिक जीके से रिलेट करके। तो पॉलिटी से सवाल कहां से पूछेगा वो भी आपको पता चल जाएगा। मनीष शर्मा के बारे में आपको क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। चलो विचार करते हैं एक बार। पहला कथन कह रहा 17 फरवरी 2025 को मनीष शर्मा को मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव ने न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई थी। अब यहां पर कंफ्यूज मत होना, आप ये मत भूल जाना कि साहब जो है न्यायाधीश हो चाहे फिर मुख्य न्यायाधीश हो, इनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल जो है इनको शपथ दिलाने का काम करता है। आप कहोगे गुरुजी राज्यपाल अगर शपथ दिलाता है तो यहाँ पर एमएम श्रीवास्तव जी क्यों दिलाते हैं, क्यों दिला रहे हैं? तो ध्यान रखना, राज्यपाल जब अनुपस्थित होता है तब उस न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। और अपने हाईकोर्ट न्यायालय के अंदर साथियों भी मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी है। तो इन मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी ने इसको शपथ दिलाई थी। कब दिलाई थी? 17 फरवरी 2025 को दिलाई थी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि इनका स्थानांतरण बिहार उच्च न्यायालय से हुआ है। बिहार का जो साथियों हाईकोर्ट था, उस हाईकोर्ट से इनका ट्रांसफर हुआ है, और ट्रांसफर होकर के ये कहां पर आ गए? ये राजस्थान के हाईकोर्ट के अंदर आ गए। और राजस्थान के हाईकोर्ट की जो प्रधान पीठ है वो कहां पर है? वो जोधपुर के अंदर है। और इसकी जो साथियों खंडपीठ है वो कहां पर है? वो जयपुर के अंदर है। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी जैसे ही ये न्यायाधीश आए, इन न्यायाधीश के आते ही राजस्थान के अंदर कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? तो राजस्थान के अंदर कुल न्यायाधीश हो गए 34। पहले 33 थे, जैसे ही मनीष शर्मा जी शामिल हुए 34 हो गए। अच्छा, अधिकतम हो कितने सकते हैं? स्वीकृत पद कितने हैं राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर? तो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर मैक्सिमम 50 न्यायाधीश हो सकते हैं। इन 50 में से 49 तो आपके अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, जिसमें से अभी 34 हो गए थे जब मनीष शर्मा जी आए थे। ये कब की बात है? ये फरवरी की बात है। और अपन जब ये करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उस टाइम तक साथियों 4 न्यायाधीश और मिल चुके हैं राजस्थान हाईकोर्ट को। उनके लिए मैंने कल एक वीडियो बना करके आपको बताया था। तो अभी वर्तमान में अगर अपन बात करें मार्च 2025 तक न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है राजस्थान में टोटल? तो वो 4 न्यायाधीश और मिलने के बाद में कुल 38 न्यायाधीश हो गए हैं मुख्य न्यायाधीश को मिलाते हुए। तो ये कह रहा है कि कथनों पर विचार करना है। दोनों ही कथन सही है साहब। ये क्या कह रहा है? नवनियुक्त मनीष शर्मा के बारे में कथनों पर विचार करो। कहीं पूछा ही नहीं इसने भाई, सही बताएं कि गलत बताएं, ये भी तो पूछना चाहिए था ना। टाइपिस्ट भाई साहब कुछ गलती तो नहीं कर दी? विचार कीजिए और सत्य बताइए। ये क्या कह रहेगा? सत्य बताओ। अब सत्य कौन सा है? आप कहोगे गुरुजी सत्य तो दोनों ही स्टेटमेंट हो गए। तो आप क्या करोगे? एक व दोनों ही सत्य है। अच्छा, यहां पर कुछ एक दो चीजें और भी जान लो। आप क्या चीज जानोगे? अनुच्छेद 217 जो है आपका, आर्टिकल 217, इस 217 के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ये बात इसमें है। और अनुच्छेद 219 जो है ये कहता है कि उन मुख्य न्यायाधीश को या फिर अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ राज्यपाल जी दिलाएंगे। राज्यपाल जी की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। ये इसके बारे में लिखा हुआ है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर के 34 हो गई, ये बात लिख दी। लेकिन मैं और कहता हूं 4 बढ़कर के अभी वर्तमान में कितनी हो गई है? तो अभी 38 हो गई है।
चलो बढ़ते हैं आगे। फरवरी 2025 में संपन्न हुए झालोर महोत्सव, जिस प्रकार से आपका मरु महोत्सव हुआ था उसी प्रकार से ये झालोर महोत्सव हुआ है। इसका आयोजन झालोर के अंदर ही किया गया था। इसमें मिस झालोर किसको चुना है, तो वो सजना को चुना है, और मिस्टर झालोर किसको चुना है, वो हितेश गहलोत को चुना है। ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। 15 से 17 फरवरी को अच्छा इसका आयोजन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पर्यटन विभाग तो करेगा ही करेगा, क्योंकि पर्यटन से संबंधित है। इसके अलावा झालोर का प्रशासन और झालोर विकास समिति, इन तीनों ने मिलकर के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन करवाया था। सवाल अगला बजट के बारे में है साथियों कि बजट 2025-26 के संबंध में निम्न में से असत्य कथन आपको बताना है। गलत कथन कौन सा है। पहला कथन देखो, वित्त वर्ष 2025-26 का पूर्ण बजट 19 फरवरी 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल सही बात है साहब, 19 फरवरी 2025 को यह बजट पेश किया गया था विधानसभा के अंदर। अच्छा दूसरी बात कह रहा, दिया कुमारी जो कि राजस्थान की वित्त मंत्री है, इन्होंने राज्य बजट प्रस्तुत करने वाली तीसरी महिला बन गई है। अब ये स्टेटमेंट बड़ा ही तगड़ा है, इस सवाल को स्टार लगा लो। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करना चाहेगा, सवाल को टफ बनाना चाहेगा, तो ऐसा ही सवाल पूछेगा। अगले वाले स्टेटमेंट में बात करते हैं। पहले वित्त वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में पहली बार ग्रीन बजट को भी शामिल किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। लगभग 27,856 करोड़ के करीब जो है साथियों कि बजट केवल और केवल ग्रीन बजट लागू किया गया है, और पहली बार ग्रीन बजट को शामिल करा है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। वर्तमान बजट में जीएसडीपी साथियों वर्ष 2025-26 में 19.86 लाख करोड़ होने का अनुमान है। ये वाला अनुमान भी सही है। इसका मतलब इसने असत्य पूछा, असत्य तो यही है। ये असत्य है तो क्यों है, ये तीसरी महिला नहीं बनी है साहब। फिर कौन सी महिला बनी है, ये सेकंड महिला बनी है जिन्होंने बजट पेश किया है राजस्थान विधानसभा के अंदर। अच्छा इनसे पहले कौन सी महिला कर चुकी है, तो पहली महिला जिसने बजट पेश किया था वो आपकी वसुंधरा राजे थी साथियों। वसुंधरा राजे इनसे पहले विधानसभा में बजट पेश कर चुकी है, और वसुंधरा राजे के बाद में महिलाओं के मामले में दूसरी महिला बनी है आपकी दिया कुमारी जी। ओके ये वसुंधरा राजे के बारे में स्टेटमेंट आई गया। अगला कह रहा है 25-26 में वित्त मंत्री ने कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा करी है। टोटल 9 जो है साथियों आपके ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, और इनके लिए बजट कितना रखा गया है, तो 60,000 करोड़ का बजट रखा गया है। 2750 किलोमीटर इनकी लंबाई होगी, और यह साथियों हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के आधार पर बनाए जाएंगे। इस मॉडल का नाम याद रख लेना, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के आधार पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे टोटल 9 बनाए जाएंगे। बजट 2025-26 में घोषित, एक तरफ पार्क दिया हुआ है, जोन दिया हुआ है, और दूसरी तरफ उसका स्थान दिया हुआ है कि कौन सा पार्क या कौन सा जोन कहां पर है। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है साथियों क्योंकि आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी से भी रिलेट हो जाता है, और राजस्थान की इकोनॉमी से भी रिलेट हो जाता है, और साथ में करंट अफेयर्स का सवाल तो है ही है क्योंकि बजट के अंदर आया है। सबसे पहली बात कर रहा है ये टॉय पार्क। टॉय पार्क कहां पर है साथियों, इस बजट के अंदर घोषणा करी वहां पर टॉय पार्क आपका कोटा के अंदर है। और ये अगली बात कर रहा है स्टोन पार्क की। स्टोन पार्क कहां पर है, ये आपका निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। सिरेमिक पार्क आपका सोनियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और ब्लॉक प्रिंटिंग जोन ये आपका संगानेर जयपुर के अंदर है। तो आप इनको किस प्रकार से मिलाओगे, 4-3-2-1 उल्टा चल लोगे, 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर बी चूज कर लो। ठीक है ऑप्शन नंबर बी चूज कर लो। यहां से इनको मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो। टॉय पार्क कहां पर है, ये टॉय पार्क आपका कोटा के अंदर होना है। सिरेमिक पार्क आपका सोनियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये सारे के सारे नाम याद रख लेना, कौन सा पार्क कहां पर है पूछा जाता है सवाल। ब्लॉक प्रिंटिंग जोन ये आपका सांगानेर कहां पर है, ये जयपुर के अंदर है। और सबसे लास्ट बात स्टोन पार्क जो है ये आपका कहां बनाया जाएगा, स्टोन पार्क साथियों आपका निम्बा हेड़ा और बूंदी यानी कि चित्तौड़गढ़ और बूंदी दोनों के अंदर बनाया जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। बजट 2025-26 में कितने नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की गई है, तो टोटल 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा कर दी गई साथियों। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। 18 औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, ये नाम इसके अंदर लिखे हुए, नाम आप देख लेना एक बार, ये फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगला बात कर रहा है राज्य बजट 2025-26 में घोषित पर्यटन सुविधाओं के बारे में निम्नलिखित में से असंगत का चयन करो। असंगत कौन सा है, तो एरो सिटी जो है साथियों, अच्छा पहली बात तो ये सारे के सारे पर्यटन सुविधाओं से संबंधित है। एरो सिटी जो है वो कहां पर होना, आपके कोटा के अंदर होना है, ये वाली बात तो सही है। दूसरा कह रहा है एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज साथियों जैसलमेर के अंदर नहीं होगी, फिर ये कहां पर होगी, ये माउंट आबू सिरोही के अंदर होगी, माउंट आबू सिरोही के अंदर। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। और इसने पूछा क्या है, असंगत का चयन करने के लिए पूछा है, तो ये वाला अपना असंगत हो गया। बाकी फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू, और हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा जो है ये आपके जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर शुरू की गई है। अब ये सारे के सारे फैक्चुअल डाटाज है, जो डाटाज आपको क्या करने होंगे, याद करने होंगे। सवाल इसमें इस प्रकार से बन सकता है जहां पे आपको ध्यान रखना है एरो स्पेस एक्टिविटीज, इसको कभी नहीं भूलोगे अब आप कि माउंट आबू सिरोही के अंदर एरो स्पेस एक्टिविटीज है। एरो सिटी जो है ये साथियों आपके कोटा के अंदर, और फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू।
पीजेजे के नाम से इसको याद रख लो आप। और हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला कि बजट 2025-26 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपके स्थापित किए गए, इनके बारे में पूछना चाह रहा है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज ये कहां पर, डूंगरपुर के अंदर, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी बी कीपिंग ये कहां पर, भरतपुर के अंदर। तो ये दूसरी वाली बात तो सही है साहब, जो आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी बी कीपिंग है ये भरतपुर के अंदर है, जबकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज है ये डूंगरपुर के अंदर नहीं है। इसका मतलब इसने क्या पूछा, युग्म सही है, केवल और केवल 2 वाला युग्म सही है। आप कहोगे गुरुजी सेंटर ऑफ मेज कहां पर है, तो ये आपका बांसवाड़ा के अंदर है दक्षिणी राजस्थान के अंदर ही, लेकिन उसने डूंगरपुर नाम दिया था, डूंगरपुर में नहीं है, ये आपका बांसवाड़ा में होगा। सवाल अगला कि दिया कुमारी जी ने कहां पर लहसुन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा करी है, ये इन्होंने करी है साथियों बारां के अंदर। बारां में कौन सा, लहसुन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा कुछ और भी है साथियों जो घोषणा करी है मंडी और उत्कृष्टता केंद्र के बारे में। एक तो फल सब्जी मंडी है, ये जेतारण, ब्यावर और सिरोही के अंदर होगा। गौण कृषि मंडी है, ये आपकी बनेटा, टोंक और जो आपके मंडार, सिरोही है यहां पर होगा। और लहसुन उत्कृष्टता केंद्र ये आपका बारां के अंदर होगा। प्रश्न अगला कि हरित बजट प्रस्तुत किया है, हरित बजट के कितने फोकस बिंदु है। इस हरित बजट के टोटल 10 फोकस बिंदु है जिन्होंने, और पहली बार ही हरित बजट पेश किया गया। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान विधानसभा में हरित बजट पेश करने वाले प्रथम व्यक्तित्व कौन थे, वो आपकी दिया कुमारी थी। ऐसा भी पूछा जा सकता है प्रथम महिला मंत्री कौन थी, वो भी आपकी दिया कुमारी थी। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी बात करें साथियों, तो ये जो ग्रीन बजट है इसके लिए 27,854 करोड़ रुपए का कुल बजट जो है वो रखा गया है। कुल बजट का लगभग 11.34% है, ये वाला स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। और 10 जो फोकस बिंदु है, ये फोकस बिंदु में देख लो एक बार, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, वन एवं पर्यावरण जैव विविधता, सतत कृषि, जल संचयन पुनर्भरण, सतत भूमि उपयोग, हरित ऊर्जा, इसके अलावा पुनर्चक्रण और अपशिष्ट निदान जो कि चक्रीय अर्थव्यवस्था, और स्वच्छ तकनीक विकास, ग्रीन ऑडिट, क्षमता निर्माण यानी कि शिक्षा कौशल विकास, और ग्रीन फीडिंग। ये 10 पॉइंट रखे गए हैं ग्रीन बजट के अंदर। इन 10 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखा जाएगा। वैसे ये बजट वाली जो चीजें हैं इन डेप्थ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो विजेंद्र सर की क्लासेस आपको ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। देखो, राज्य के जल मंत्रियों का दूसरा जो अखिल भारतीय सम्मेलन है इसका उद्घाटन किसने किया, आपसे यह पूछना चाह रहा है। इसका उद्घाटन आपके CR पाटिल साहब के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये जो जल मंत्रियों का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजन हुआ कहां पर था, 18 से 19 फरवरी उदयपुर के अंदर हुआ था 2025 में ही। और इसका विषय क्या रखा गया था, भारत @ 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र, यानी कि भारत को एक जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए ये थीम रखी गई है, भारत @ 2047। उद्घाटन 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो CR पाटिल जी इनके द्वारा किया गया। इससे पहले जो सम्मेलन है वो साथियों 2023 में हुआ था, और वो कहां पर, भोपाल के अंदर हुआ था। प्रश्न अगला कि संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन, पहली बात तो आपको यह ध्यान होनी चाहिए कि ये साइक्लोन जो अभ्यास है कौन कौन से देशों के बीच में होता है। तो मिस्र और भारत के बीच में होने वाला अभ्यास है साइक्लोन बल अभ्यास। ये कह रहा है इसका कौन सा संस्करण फरवरी 2025 में राजस्थान में आयोजित हुआ था। याद रखना इसका तीसरा संस्करण जो है फरवरी 2024 में राजस्थान में आयोजित हुआ था। मिस्र और भारत के मध्य होने वाला अभ्यास है जिसका तीसरा संस्करण फरवरी 2025 में होता है। कहां पर होता है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। ये छाप के रख लेना, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर किसका आयोजन होता है, साइक्लोन का आयोजन होता है। ये वार्षिक कार्यक्रम है। गत वर्ष वाला है 2024 वाला, जनवरी 2024 में मिस्र में हुआ था साथियों। सवाल अगला कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस मेडिकल कॉलेज को कैंसर टीका बनाने की मंजूरी दे दी है। ये वाला सवाल स्टार लगा करके रख लो। देखो, पहली बात तो ये कि भारत का पहला कॉलेज है जिसको ये मंजूरी मिली है। आज तक कैंसर का टीका बनाने की मंजूरी किसी भी कॉलेज को नहीं मिली है, लेकिन ये वाला जो कॉलेज है ना, ये भारत का पहला कॉलेज है। और दूसरी खास बात बताऊं, ये कॉलेज राजस्थान से है। और राजस्थान में भी कहां से है, तो जो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है जयपुर का साथियों, इसको मंजूरी मिल चुकी है किसके द्वारा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, कि ये क्या करेंगे, ये अब कैंसर का टीका बनाएंगे। तो कैंसर का टीका बनाने की मंजूरी जयपुर का जो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है इसको मिली है। एक बात और आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि यह जो है साथियों देश का पहला मेडिकल कॉलेज है। देश का कैसा मेडिकल कॉलेज है, पहला मेडिकल कॉलेज है जिसको कैंसर का टीका बनाने की अनुमति मिली है। और कॉलेज द्वारा डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन विकसित की जाएगी। कौन सी वैक्सीन विकसित की जाएगी, डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन विकसित की जाएगी। किसके इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए। चलो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न देखो अगला, फरवरी 2025 में 13 जिलों में तरल नत्रजन भंडारण हेतु साइलो का वर्चुअल लोकार्पण निम्नलिखित में से किसने किया। पहली बात तो देखो मेरे प्यारे साथी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये ध्यान होना चाहिए तरल नत्रजन भंडारण क्या होता है। जो अपन ने कृत्रिम गर्भाधान की बात करी थी ना, तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए साथियों जो लिक्विड होता है ना, जिसके अंदर सीमन को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, तो वो जो तरल होता है उसी को बोला जाता है तरल नत्रजन भंडारण। और
क्योंकि वहां पर अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल को बढ़ाए जाने के लिए जो आपके है मिशन उत्कर्ष जैसलमेर चलाया था, उसी मिशन उत्कर्ष जैसलमेर से संबंधित ये वाली चीज है कि जो तरल नत्रजन भंडारण है, क्योंकि जब क्षेत्रफल अगर बढ़ाना है, ज्यादा वाइड एरिया के अंदर अगर आपको कृत्रिम गर्भाधान करना है, क्योंकि ज्यादा क्षेत्रफल के एरिया को आप कवर कर पाओ, ज्यादा क्षेत्रफल के पशुओं को कवर कर पाओ, उसके लिए ये भी तो जरूरी है कि आपके पास भंडारण भी होना चाहिए। उसके लिए तरल नत्रजन भंडारण के लिए राजस्थान के कितने जिलों का चयन हुआ है, एक तो ये ध्यान रखना 13 जिलों का चयन हुआ है। और इसके लिए साथियों साइलो का जो वर्चुअल लोकार्पण है वो निम्न में से किसने करा, आपसे ये पूछा है, तो ये किसने करा है, इसका आपके राइट आंसर होना है क्या, जोराराम कुमावत। ये जोराराम कुमावत जी के द्वारा इस साइलो का क्या किया गया है, लोकार्पण किया गया है, जहां पर तरल नत्रजन के लिए राजस्थान के कितने जिलों का चयन किया जाएगा, 13 जिलों का चयन किया जाएगा। जो आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, इस गोकुल मिशन के अंतर्गत आता है साथियों ये जो साइलो का लोकार्पण हुआ है। और जोराराम कुमावत कौन है, पशुपालन गोपालन और डेयरी मंत्री है जोराराम कुमावत। इन्होंने साथियों 13 जिले राजस्थान के चयन करे हैं, जिनके अंदर तरल नत्रजन भंडारण हेतु 3000 लीटर के साइलो का क्या करा है, लोकार्पण करा है। और नवीन वर्टिकुलर साइलो का लोकार्पण कहां कहां पर होगा, दौसा, टोंक, बाड़मेर, सवाई माधोपुर, बारा, जैसलमेर, जालोर, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर और चूरू। अब इसको आप याद कैसे रख पाओगे, तो ये जो साथियों 13 जिले, इन 13 जिलों का नाम भी याद रखना। जैसे अपन ने पीछे पढ़ा था कि जो आपका वो ड्रोन सर्वेक्षण के द्वारा होना है, उसके लिए कितने नगर निकायों का चयन किया गया, उसके लिए 10 नगर निकायों का चयन किया गया था। उसी प्रकार से ये जो 13 जिले हैं ये भी आपको मैप के द्वारा याद रखने पड़ेंगे। जैसा अगर ये आपका राजस्थान का मैप है, उत्तर से देखोगे आप तो उत्तर के अंदर इसके अंदर कौन है, उत्तर में इसके अंदर श्री गंगानगर और चूरू है। तो एक तो ये ध्यान रख लो कि यहाँ पर श्री गंगानगर और चूरू, ये दो आगे ऊपर से है ना। इससे थोड़ा सा नीचे आओगे आप तो इस साइड में बाड़मेर जैसलमेर दिख जाएंगे आपको। एक आपका बाड़मेर है और बाड़मेर के अलावा एक जैसलमेर है। तो ये जैसलमेर है, ये बाड़मेर है, ये झालोर है, ये तीनों पास वाला आगे बाड़मेर जैसलमेर झालोर। राजस्थान के निचले भाग में देखोगे प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर और आपका चित्तौड़गढ़, ये तीनों ही आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका डूंगरपुर भी आ गया, प्रतापगढ़ भी आ गया, चित्तौड़गढ़ भी आ गया, ये राजसमंद भी आ गया, ये वाला पूरा इलाका आ गया। इसके अलावा हाड़ौती में से केवल और केवल 12 को लिया इन्होंने, हाड़ौती में केवल और केवल 12 हैं। 12 के ऊपर आप जाओगे यहाँ पर सवाई माधोपुर है और बीच में टोंक और दौसा है। इसका मतलब सारे के सारे बाउंड्री पर है, बीच में तो केवल टोंक और दौसा, टोंक, दौसा और आपका जो है राजसमंद, ये तीन ही है बीच में, बाकी सारे के सारे 13 के 13 बाउंड्री के ऊपर ही है। इन जिलों को इस प्रकार से आप मैप के अंदर लिख लोगे तो आपको ये ध्यान रहेगा कि कौन सा जिला नहीं है, क्योंकि ये भी पूछ लेता है कभी कभार। एग्री स्टेक योजना की बात कर रहा है अगले सवाल के अंदर। एग्री स्टेक में किसान रजिस्ट्री को कब से संपूर्ण राजस्थान में लागू किया जाएगा, 4 फरवरी 2025 से एग्री स्टेक योजना को संपूर्ण राजस्थान में किसान रजिस्ट्री को लागू कर दिया जाएगा। सवाल अगला कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत ग्रहों ने 31 जनवरी 2025 को अब तक का कितना उच्चतम विद्युत उत्पादन कर लिया है। पहली बात तो आपको यह ध्यान होनी चाहिए, जो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, पूरा नाम ये होता है इसका, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास कितने विद्युत ग्रह हैं वर्तमान में, टोटल 23 विद्युत ग्रह हैं, उनमें से 22 एक्टिव है साथियों। और इन एक्टिव 22 विद्युत ग्रहों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, उस उत्पादन के तहत अभी जब जनवरी 2025 तक जो उत्पादन हुआ है, हर साल का अगर अपन काउंट कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा उत्पादन इस बार हुआ है, और वो कितना हुआ है, 7160 मेगावाट का उत्पादन हुआ है। यह भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक उत्पादन किस वर्ष में हुआ था, तो वो इसी वर्ष हुआ है जब आपके जनवरी 2025 तक, 31 जनवरी 2025 तक मेजर किया गया, जो आपकी 22 इकाइयां हैं विद्युत ग्रह, उनका द्वारा उत्पादन किया गया 7160 मेगावाट का। 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से किसने जो है आपका कलारी पयटू है, इसमें कांस्य पदक जीता है। एक तो आपके गुरु निधान सिंह थे राणावत और एक आपके हर्षवर्धन सिंह राठौड़ थे, इन दोनों ने ही साथियों इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो 1 और 2 किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए है। 22वां राष्ट्रीय अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ सम्मेलन निम्नलिखित में से कहां पर संपन्न हुआ था। ये साथियों देखो 22वें नंबर का कौन सा है, ये राष्ट्रीय अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ सम्मेलन है। ये आपके उदयपुर में हुआ था, और उदयपुर में भी कहां पर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, बी आप चूज कर लोगे। सवाल अगला कि फरवरी 2025 में आयोजित श्री अन्न किसान मेला, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी, श्री अन्न किसान मेला, इस अन्न किसान मेला के संबंध में क्या है, निम्नलिखित पर विचार करो, आप विचार करो और लास्ट में बताओ कि सत्य कौन कौन से है। पहली बात तो कह रहा है इसका आयोजन जो है बाजरा अनुसंधान केंद्र गुड़ामलानी बाड़मेर के अंदर हुआ था, ये बात सही है, तो इसको तो आप टिक लगा लोगे। अब देखो फिर बात कर रहा हूं मैं पटवारियों वालों, टेक कर रहा हूं तुम्हें, तुम कहते हो ना राजस्थान करंट अफेयर्स नहीं है हमारे, राजस्थान ज्योग्राफी तो है, पूछ लेगा तुमसे बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बताओ कहां पर है, गुड़ामलानी बीकानेर के अंदर है। उष्ण अनुसंधान केंद्र कहां पर है, अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बताओ।
तो ज्योग्राफी से रिलेट करता हुआ सवाल है, लेकिन है किसका, करंट अफेयर्स का सवाल है, इसलिए करंट अफेयर्स को मामूली मतलब कि राजस्थान का करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता, पूछे जाएंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स के भी सवाल, भले ही वो स्टैटिक जीके से पूछ ले लेकिन करंट से रिलेट करके पूछ लेगा। तो आयोजन देखो, अन्न किसान मेला आयोजन कब होता है, फरवरी 2025 में होता है। कहां पर होता है, गुड़ामलानी बाड़मेर के अंदर होता है, बाजरा अनुसंधान केंद्र के अंदर, सही बात है। दूसरा कह रहा सहयोगकर्ता कौन है, भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, जो IIMR है साथियों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जो अन्न अनुसंधान के लिए हैदराबाद के अंदर IIMR है साथियों, हैदराबाद के अंदर, इसने इसके अंदर वित्तीय सहायता प्रदान करी थी इनको, ये इसका सहयोग करता था। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है, इसने सत्य पूछा, एक व दो दोनों सत्य चूज कर लोगे आप। 3 फरवरी 2025 को राज्य में सूर्य नमस्कार के नए विश्व रिकॉर्ड में कितने लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया, 1.53 करोड़, 1.53 करोड़ लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करके अपना ही जो पिछला रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को तोड़ डाला। 5 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार द्वारा जल ग्रहण विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0, ये वाली जो योजना है ये अपने लास्ट महीने के करंट अफेयर्स में भी पढ़ी थी, जो जल ग्रहण योजना, इसके तहत साथियों वाटर शेड है ना, इस वाटर शेड में राजस्थान के कितने जिलों का चयन हुआ था, मैंने आपको बताया था राजस्थान के 10 जिलों को इसमें चुना गया। इस सवाल में ये पूछ रहा है कि वाटर शेड का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां से प्रारंभ किया गया, या आपके किशनगंज 12 से प्रारंभ किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। 3 फरवरी 2025 को विधानसभा में शुभारंभ किए गए नेवा सेवा केंद्र परियोजना, नेवा सेवा केंद्र परियोजना, नेवा सेवा जो सेंटर आपकी परियोजना है, इसके बारे में पूछ रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार का इसमें वित्तीय अनुपात कितना है, 60-40 का है, 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राजस्थान सरकार देगी। अखिल भारतीय चिकित्सक एसोसिएशन, चिकित्सक एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बोधी रोड नई दिल्ली में किसे भारत श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर श्री सुशील गोस्वामी जी है, इनको भारत श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से, भारत श्री अवार्ड, डॉक्टर सुशील गोस्वामी जी है, इनको भारत श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा दिया गया, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो कि आपका बोधी रोड नई दिल्ली के अंदर है, इसके द्वारा साथियों जो अखिल भारतीय चिकित्सक एसोसिएशन है इसका तत्वाधान में ये अवार्ड दिया गया है, भारत श्री अवार्ड, किसको, डॉक्टर सुशील गोस्वामी जी को। संसद की लोकसभा में किसे याचिका समिति यानी कि जो पिटिशन कमिटी है साथियों, उसका चेयरपर्सन किसको बनाया गया है, ये बनाया गया आपके CP जोशी जी को, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न अगला कि दैनिक भास्कर की ओर से किसे 8वें नंबर का श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल सम्मान दिया गया है, श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल सम्मान, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान। ये जो सम्मान है साथियों ये किसको दिया गया, ये दिया गया आपके स्वानंद किरकिरे जी को, ऑप्शन नंबर डी चूज कर लोगे आप। फरवरी 2025 में आयोजित महोत्सव या सम्मेलन में से असंगत युग्म का चयन करना। अब 4 सम्मेलन आपके पास में है, असंगत युग्म का चयन करना है। देखो क्या कह रहा है, पहला राज्य स्तरीय सिकान, सिकान नहीं होना चाहिए, किसान होना चाहिए। अरे मेरे टाइपिस्ट भाई साहब क्या करते हो, इसको सही कर लेना साहब, सिकान नहीं है, से और के को आगे पीछे कर दिया इन्होंने, सिकान की जगह पर किसान कर लेना इसको, है ना। चलो मैं आपके राइट कर ही देता हूं इसको, किसान सम्मेलन। राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया था, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर किया गया था, बिल्कुल सही बात है, दुर्गापुरा जयपुर में आयोजन होता है आपके राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह का। दूसरा कह रहा है राज्य स्तरीय आरोग्य मेला, इस आरोग्य मेले का आयोजन भी साथियों आपके कहां पर होता है, इसका आयोजन भी आपके जयपुर के अंदर ही होता है। और ये क्या बोल रहा है, इसमें उदयपुर बोल रहा है, तो दूसरा वाला गलत हो गया और इसने असंगत पूछा, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा जयपुर के अंदर कहां पर हुआ था, जवाहर कला केंद्र के अंदर हुआ था, ये भी ध्यान रख लेना, तो ये राइट आंसर हो गया। बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राज्य स्तरीय सम्मेलन ये उदयपुर में हुआ था, सही बात है बिल्कुल। और जो कुलिश ज्ञानोत्सव पत्रिका बुक फेयर है इसका आयोजन शिल्पग्राम जयपुर के अंदर किया गया था। तो 3 तो आपके जयपुर के अंदर ही हो गए, बांध सुरक्षा पुनर्वास है ये याद रख लेना आपको, उदयपुर के अंदर किया गया था इसका आयोजन। राज्यपाल और कुलाधिपति श्री हरिभाऊ वागड़े ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति को उनके पद से 10 फरवरी 2025 को निलंबित कर दिया, तो आपके जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है इनके कुलपति जी को इनके पद से निलंबित कर दिया। अब एक बात समझ गए होंगे आप, कुलाधिपति और कुलपति दो चीजें होती है। कुलपति को अब कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा, ये जो विश्वविद्यालय विधेयक था उसके अंदर बात क्लियर कर दी है। और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है इसके कुलपति को अपने जो कुलाधिपति है राज्यपाल जी हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े जी, इन्होंने क्या कर दिया, इनको निलंबित कर दिया है।
राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जो कि कहां पर है, जोबनेर जयपुर के अंदर। इसमें प्रथम कुलपति के पद पर राज्यपाल जी ने किसकी नियुक्ति करी है, प्रोफेसर प्रभुवन शर्मा। ये नाम भी ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के अंदर पूछा जा सकता है। राजस्थान राज्य जूडो संघ के फरवरी 2025 में संपन्न चुनाव में किसे संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, यह अध्यक्ष बनाया गया आपके हरिश्चंद्र शर्मा जी को। किसका, जूडो संघ का। लास्ट सवाल दोस्तों आपका, बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए साथियों आपके 150 करोड़ रुपए का बजट जो है वो प्रस्तावित है। ये ध्यान रख लोगे आप, सीमा थार क्षेत्र विकास कार्यक्रम, थार सीमा विकास क्षेत्र जो कार्यक्रम है, इसके लिए 150 CR 150 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। अच्छा, ये घवरी देवी कला केंद्र और विश्वकर्मा कौशल संस्थान निम्नलिखित में से किन संस्थानों पर स्थापित किए जाएंगे, ये बीकानेर कोटा के अंदर स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और ये लास्ट सवाल कि घोषित संस्थान एवं स्थान में से असंगत का आपको चयन करना है। सेंटर फॉर एडवांस स्किल एंड करियर काउंसलिंग, ये प्रत्येक संभाग के अंदर बनाया जाएगा, सही बात है। वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्र, ये कह रहा है अजमेर, जयपुर, अजमेर, सीकर, डूंगरपुर, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये कहाँ बनाया जाएगा, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर बनाया जाएगा। कहाँ पर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, तो ये वाला गलत हो गया। इसने क्या पूछा, असंगत का चयन करना है, ये वाला असंगत हो गया। सैनिक स्कूल कहां बनने जा रहा है, मिर्जेवाला श्री गंगानगर के अंदर। और डिजिटल प्लेनेटेरियम ये आपके अलवर, अजमेर और बीकानेर के अंदर। बीबीसी अवार्ड 2024 में किसे इंडियन पेरा स्पोर्ट्स वुमन का अवार्ड दिया गया, ये आपकी अवनी लखेरा को दिया गया बीबीसी के द्वारा पेरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। फरवरी 2025 में 23वीं राष्ट्रीय पेरा एथलीट चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे, राजस्थान ने कुल 62 पदक जीते थे साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहां पर होती है आपकी राजस्थान की ये करंट अफेयर्स पूरी तरह से कंप्लीट। हालांकि लास्ट वाले सवालों में थोड़ा सा अपन को फास्ट फॉरवर्ड चलना पड़ा, लेकिन उनके केवल आंसर जानना ही जरूरी था। 1 लाइनर सवाल थे। सवाल ये है और इसका आंसर ये है। आप क्या करोगे, अगर क्लास को स्टार्टिंग में 1.5 की स्पीड में देख रहे हो तो लास्ट में आते आते उसको 1 की स्पीड में कर लेना, चीज़ें सारी समझ आ जाएगी। और जिन्होंने क्रोनोलॉजी पढ़ रखी है उनके लिए एक तरीके का रिवीजन हो गया है। इसके अलावा आप लोगों की किसी प्रकार के कोई सुझाव हो, कुछ डिमांड हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के रख सकते हो। आपदा प्रबंधन और पटवार के लिए साइंस की क्लासेस आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में वापस से मिलना शुरू हो जाएगी। आई होप कि 3 या 4 अप्रैल के आसपास, क्योंकि देखो 11 अप्रैल को आपके एग्जाम है जेल प्रेरी का, तो 3 या 4 अप्रैल के आसपास आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक आपको अपने चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ये राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास थी, एक क्लास करंट अफेयर्स की पहले और आएगी, नेशनल और इंटरनेशनल वाली, ठीक है, जिसके अंदर भी अपन जो जेल प्रेरी, पटवार और वीडियो है, इन एग्जाम्स को टारगेट करते हुए एमसीक्यूज के ऊपर जो टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बाकी कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, किसी तरह की राय, किसी तरह का सुझाव, किसी तरह की डिमांड आप आकर के कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को अपना ध्यान रखना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और पढ़ते रहना है। धन्यवाद।